delivered a lecture on the making of Ambedkar in Ambedkar Chair Lecture Series at Saurashtra University, Gujarat. Keynote address at Swaraj Sansthan, Bhopal on Indian nationalism. Member of so many board of studies and executive councils like Jawaharlal Nehru University, New Delhi, Patna University, Vikram University, Ujjain, Dev Saskriti University, Haridwar, and Kumaon University, Nainital, so on. I would like to say that सर आपकी एकेडमिक्स और एडमिनिस्ट्रेटिव अचीवमेंट्स को एक निश्चित समय में बांध पाना बिल्कुल संभव नहीं है और हम चाहते हैं कि आज हम आपको अधिक से अधिक सुने और कुछ न कुछ सीख कर यहाँ से जाएं। तो अब मैं अधिक समय न लेते हुए आज के हमारे रिसोर्स पर्सन प्रोफेसर संजय कुमार सर को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। आप जोरदार तालियों के साथ सर का स्वागत करें। मेरी रिक्वेस्ट है कि आफ्टर द सेशन यदि आपका कोई भी प्रश्न हो तो आप जरूर नोट डाउन कर लें और सेशन के बाद उसे जरूर पूछें, क्योंकि सर की ये रिक्वेस्ट है कि वो चाहते हैं कि अधिक से अधिक प्रश्न उन्हें सेशन के बाद पूछे जाए। थैंक यू सो मच। अनाशन्नम अकामम काम तपस्विनम दयालुम अनंतस्पृष्टम पुराण भजनम वेदो। आप सबों में विद्यमान उस परम शाश्वत शक्ति और चेतना का मेरा हार्दिक अभिवादन। Respected Vice Chancellor of this new emerging university, Himalaya University Dehradun, Professor K.C. Jaina, Dean of the Research, Professor S.K. Srivastava, Dean of School of Humanities and Arts, Dr. Anu Baloni, respected faculty members, teachers, and my proteated disciple, Dr. Shivani, who is the chief architect of this program. Rather, I can say that she is the instrument and apparatus behind my presence. All of my known and unknown friends, philosophers and guides, ladies and gentlemen. Will it be in proper Hindi or English or in which deliberations? Can you tell me what will be my language of deliberations? Either English or Hindi or mixed? Bilingual? Okay. Thank you. Thank you. Really, I am more than grateful to the authorities concerned because they gave me the opportunity to share my views, my ideas, and to learn a lot. Every meeting or every conversation, every deliberation gives its flows in two-way process. So we all are supposed to learn from each other. Because in general classes, in most of the seminars and symposia, the speaker becomes an authoritative teacher, and all the students who are sitting in the audience, they become captive audience. वक्ता एक नायक बन जाता है और जो श्रोता है वह एक कैदी बन जाता है। 45 मिनट तक तो झेलना ही है, सुनना ही है। और एक फनी रिमार्क करता हूँ कि नेपोलियन ने कहा था कि दुनिया में 3 तानाशाह होता है। There are 3 despots. पहला बारात में दूल्हा, मंच पर स्पीकर और गाड़ी में ड्राइवर। ये दुनिया का 3 सबसे बड़ा तानाशाह होता है। टीचर जब मंच पर आता है तो सोचता है कि अब 45 मिनट तक तो आई एम द लास्ट वन। और दूसरा बारात में दूल्हा अपने ढंग से सब कुछ को डिफाइन करना चाहता है। और गाड़ी में जो ड्राइवर होता है वो अपने ढंग से गाड़ी चलाता है। कितना भी आप प्रेशर डालिएगा तो खैर मैं पहले क्लेरिफाई कर दूं कि दिस डेलिब्रेशन विल बी द टू-वे इंटरेक्शन। हमारे और आपके बीच में एक जो है सो एक संवाद के रूप में होगा। ऐसा नहीं कि हम एक टीचर के रूप में ट्यूटोरियल एडवाइस दे दें और आप उसको केवल फॉलो करते रहें। दैट होल डेलिब्रेशन बिकम्स मोनोटोनस। इसलिए
क्योंकि इसमें कुछ स्टूडेंट्स भी हैं, फैकल्टी मेंबर्स भी हैं, स्कॉलर्स भी हैं और बहुत ही हमको लगता है क्यूरियस और इनलाइटेंड ऑडियंस है। तो मैं चाहता हूँ कि उसी के अनुरूप में हमारे और आपके बीच में संवाद और संप्रेषणीयता बनी रहे। किसी भी वक्तव्य, किसी भी सेमिनार की सफलता का दो इंडिकेटर है। एक तो यह है कि कुछ हम इनपुट लेकर के जाते हैं और दूसरा उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि whenever there comes questions, there comes clarifications, there comes a serious note of disagreement, the whole deliberation becomes successful. यदि कोई वक्ता बोलता है, यदि उसके बारे में किसी की असहमति है, कोई क्वेश्चनिंग है, तभी पूरा डिस्कोर्स एक बहुत ही सक्सेसफुल माना जाता है। अदरवाइज लगता है कि एक मोनोटोनस डायलॉग था जिसमें कि वक्ता बोलता चला गया, सुने ना सुने, सुनता चला गया है। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही वाइब्रेंट और डायनेमिक है। वो है फ्रंटियर्स ऑफ रिसर्च इन सोशल साइंसेस। तो पहली बात मैं प्रीलिमिनरी अपनी कुछ बात से आपसे स्टार्ट करता हूँ कि वी ऑल आर लिविंग इन द ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड। हम आज सभी एक भूमंडलीकृत विश्व में निवास कर रहे हैं। वी आर द पार्ट ऑफ दैट ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड। पूरी दुनिया जो कि एक गांव के रूप में तब्दील हो गई है, रूपांतरित हो गई है, उसमें हम सभी लोग जी रहे हैं। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1950 के आसपास की बात करें तो 1950 के पहले का जो दौर था विश्व इतिहास का, वह गुलाम देश अपने साम्राज्यवादी देश से मुक्त होने की राष्ट्रीय चेतना से अग्रसर थी। 1950 के पहले तक दुनिया की लगभग 70 से 80% जो गुलाम आबादी थी, जो स्लेव कंट्री था, जो कॉलोनी थी, वो अपने अपने मास्टर से अलग हो गई थी। तो मोटे तौर पर देखें 1950 के बाद अफ्रीका और साउथ अमेरिका के कुछ ही से देश बचे जिन्होंने की आजादी की लड़ाई लड़ी, अन्यथा अधिकांश देश 1950 के आसपास आजाद हो चुके थे। आज एक नए दौर का कोलोनाइजेशन शुरू हुआ है, एक नव साम्राज्यवाद, न्यू इंपेरियलिज्म शुरू हुआ है और वह पॉलिटिकल इंपेरियलिज्म नहीं है, राजनीतिक साम्राज्यवाद नहीं है, इकोनॉमिक नेशनलिज्म वाला साम्राज्यवाद नहीं है, बल्कि वह नॉलेज एम्पायर और नॉलेज स्लेव का कॉन्सेप्ट है। यानी दुनिया में आज भी ताकतवर और शक्तिहीन, आज भी एम्पायर और कॉलोनी की एक नई धारणा विकसित हुई है और वह धारणा है नॉलेज एम्पायर एंड नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी। ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था और ज्ञान आधारित साम्राज्य। और आज के दौर में इस जो नॉलेज इकोनॉमी में हम देखना चाहते हैं कि वेयर वी स्टैंड, हम कहाँ स्टैंड करते हैं। पहले के दौर में जो शक्तिशाली देश होते थे वह देशों को गुलाम बनाते थे और उनके आर्थिक संसाधनों का शोषण करते थे, आर्थिक संसाधनों का शोषण करते थे और धीरे धीरे उसका औपनिवेशीकरण करते थे। आज औपनिवेशीकरण का एक नया दौर चला है जिसमें केवल पावर का मतलब केवल आर्थिक शक्ति और तकनीकी संपन्नता नहीं है, बल्कि पावर का मतलब हो गया है नॉलेज एज ए पावर, नॉलेज एज ए टूल एंड apparatus of the power and technology as a object of knowledge। कहा जाता है कि MS स्वामीनाथन जो कि हाल फिलहाल में एक्सपायर किए, जिनको भारत रत्न अवार्ड मिला, तो उनका बड़ा ही एक ही क्रिटिकल रिमार्क है। उन्होंने कहा कि वो भी मोस्ट ऑफ आवर IIT एंड इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ एमिनेंस आर प्रोड्यूसिंग सॉफ्टवेयर कुलीज। हमारे जो अधिकांश IIT हैं और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस सेक्टर के जो विश्वविद्यालय हैं वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं पैदा कर रहे हैं बल्कि सॉफ्टवेयर कुली पैदा कर रहे हैं। और साथ ही साथ दे आर सर्विंग द पर्पस ऑफ MNCs, नॉट द इंडिजिनस इंडस्ट्रीज। भारत का जो सबसे उच्चतम संस्थान है उससे जो प्रोडक्ट निकल रहे हैं B.Tech, M.Tech और बड़ी बड़ी हायर डिग्री, वो सर्व किसको कर रहे हैं? तो मल्टीनेशनल कंपनी को कर रहे हैं, यूरोपियन कंट्रीज को कर रहे हैं और सॉफ्टवेयर कूलिंग के रूप में जो मुझे हिस्सा मिलता है हम उसके पार्ट हैं। तो एक क्लियर हो गया है कि आज का जो दौर है वह नॉलेज इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था की संपन्नता का इंडिकेटर
केवल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और पर कैपिटा इनकम नहीं होगा, बल्कि नॉलेज बिकम एन इंपॉर्टेंट इंडेक्स एंड इंडिकेटर ऑफ द सुपीरियरिटी। वैश्विक रंगमंच पर अग्रता का जो आधार हो रहा है वो नॉलेज बन गया है। तो नॉलेज इकोनॉमी और नॉलेज एम्पायर के पार्ट के रूप में भारत की यात्रा क्या भूमिका हो सकती है? व्हाट विल बी द रोल ऑफ इंडिया इन दिस इकोनॉमी ऑफ नॉलेज एंड इन द एम्पायर ऑफ नॉलेज? अब एक बात देखिए कि हम सभी उच्च संस्थानों में हैं, वी ऑल आर पार्ट एंड पार्सल्स ऑफ हायर एजुकेशन। तो हायर एजुकेशन का टोटली 3 ऑब्जेक्टिव है। इसको आप बिल्कुल एकदम से गांठ बांध लेंगे, इसको बिल्कुल थंब रूल मान लीजिए कि हायर एजुकेशन का 3 बेसिक जो है वह प्रोग्राम है, 3 बेसिक ऑब्जेक्टिव है, एम्बिशन है। पहला है प्रोडक्शन एंड क्रिएशन ऑफ नॉलेज, ज्ञान का सृजन करना या ज्ञान का उत्पादन करना एक। दूसरा है एप्लीकेशन ऑफ प्रोड्यूस नॉलेज फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ सोसाइटी। हमारे ज्ञान का उद्देश्य क्या होता है? अपने समाज, अपने राष्ट्र, अपनी समष्टि, अपनी परिधि को संपन्न करना। और तीसरा है कि ज्ञान भी आ गया, उसका एप्लीकेशन भी आ गया, तो ज्ञान पहुंचेगा ऐसे छात्रों तक। तो डिसिमिनेशन और ट्रांसमिशन ऑफ प्रोड्यूस नॉलेज टू सोसाइटी। तो उच्च शिक्षा का बेसिकली 3 गोल हुआ। पहला कहते हैं क्रिएशन एंड प्रोडक्शन ऑफ नॉलेज, ज्ञान का उत्पादन या ज्ञान का सृजन। दूसरा है ज्ञान का उपयोग, एप्लीकेशन। हम ज्ञान का एप्लीकेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ज्ञान के एप्लीकेशन के हमेशा 2 रास्ते हैं। परमाणु शक्ति का उपयोग करके नागासाकी और हिरोशिमा को ध्वस्त किया जा सकता है, और उसी परमाणु ऊर्जा का उपयोग करके पूरे देश में एनर्जी क्राइसिस से पूरी दुनिया को मुक्त किया जा सकता है। तो एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज इज इक्वली इंपॉर्टेंट, इक्वली सिग्निफिकेंट, इक्वली लीडिंग इन कंपैरिजन टू द प्रोटेक्शन ऑफ नॉलेज। और तीसरा है ज्ञान का उत्पादन मैंने कर लिया, ज्ञान का प्रयोग भी सीख लिया, तो यह ज्ञान अब हमारे बच्चों को, हमारे भावी जनरेशन को, सोसाइटी तक कैसे पहुंचेगा? तो थ्रू टीचिंग we disseminate, we transmit our produced knowledge। तो अब आप देखो, ज्ञान का उत्पादन, ज्ञान का अनुप्रयोग और ज्ञान का संचरण, यही हमारी हायर एजुकेशन का 3 बेसिक ऑब्जेक्टिव है। तो पहला जो ऑब्जेक्टिव है ज्ञान का उत्पादन, उसका संबंध आपके रिसर्च से। जब तक आप रिसर्च अनुसंधान नहीं करेंगे तब तक हम नया नॉलेज प्रोड्यूस नहीं करेंगे। हम सिंपली क्या करेंगे? रेपुटेशन ऑफ ऑल नोन फैक्ट्स, जो पहले से ही ज्ञात चीज है उसी को दोहराएंगे। दैट इज नॉट द प्रोडक्शन एंड क्रिएशन ऑफ नॉलेज। एक बात और, इन्फॉर्मेशन और नॉलेज में अंतर है। सिंपल एक शब्दों में कहूं, सूचना संपन्न होना और ज्ञान संपन्न होना 2 अलग बातें हैं। एक सिंपल परिभाषा, सिंपलेस्ट इन्फॉर्मेशन क्या है? इन्फॉर्मेशन यह है कि हमें अगर पुलाव बनाना है तो चावल है, केसर है, घी है, ये इन्फॉर्मेशन है। चावल, केसर, घी को बढ़िया से कुक कर देते हैं प्रोसेस से, जो एंड प्रोडक्ट हुआ पुलाव, दैट इज नॉलेज। और चावल जो है, जो घी है, जो केसर है, अलग अलग जो फ्रेगमेंट्स है, दैट इज इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन जब क्लब होकर के एक मीनिंगफुल, एक फ्रूटफुल और एक शूटिंग कंक्लूजन पर ले जाता है, तो दैट बिकम्स नॉलेज। तो ध्यान दीजिए, सूचनाएं होना अलग बात है और ज्ञान होना अलग बात है। इन्फॉर्मेशन इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम नॉलेज। तो अब बात आई कि उस शिक्षा के 3 ऑब्जेक्टिव मैंने डिफाइन कर दिया कि ज्ञानोत्पादन से लेकर के ज्ञान संचरण और ज्ञान के उपयोग तक। तो अब बात रही कि टीचिंग और रिसर्च, क्योंकि यहाँ पर अधिकांश फैकल्टी भी हैं और स्टूडेंट भी हैं, तो शिक्षण और शोध ये 2 अलग अलग कंपार्टमेंटल नहीं हैं। एक अलग अलग कंपार्टमेंट नहीं है कि ये एसी वाला है और ये जनरल वाला है। बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ऐसा नहीं है कि टीचिंग एक अलग कंपार्टमेंट है और अनुसंधान एक अलग कंपार्टमेंट है। दुर्भाग्य से इंडिया का जो सिचुएशन है, जो प्रेजेंट सिनेरियो है, उसमें टीचिंग
colleges are established for teaching students. Middle class universities are supposed to expedite teaching and research, and higher institutes and some legendary universities are supposed to focus on research. ये बड़ा ही एक द्वय विभाजन हो गया कि कॉलेज का मतलब होता है केवल पढ़ाना, बच्चे को पढ़ा देना और परीक्षा ले लेना। जो मध्यम स्तर की जो मिडिल क्लास यूनिवर्सिटी है वहाँ थोड़ा टीचिंग भी हो जाता है, थोड़ा रिसर्च भी हो जाता है। और जो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, टाटा इंस्टीट्यूट सोशल साइंस, टाटा इंस्टीट्यूट फंडामेंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, IIT हैं, वहाँ माना जाता है कि रिसर्च इज द मेन फोकस। तो ये जो कंपार्टमेंटलाइजेशन है यह बहुत ही फॉल्टी, ये त्रुटिपूर्ण है और साथ ही साथ बहुत ही मिसलीडिंग है। हमने क्या किया, टीचिंग से रिसर्च को अलग कर दिया और रिसर्च को टीचिंग से अलग कर दिया। और इसमें एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल है कि हमारे यूनिवर्सिटीज में कोई व्यक्ति कितना ही तेज हो उसको प्रोफेसर कहते हैं, प्रोफेसर। लेकिन वेस्ट में जो साइंस के टीचर होते हैं दे आर नोन एज साइंटिस्ट, साइंटिस्ट हैं। हमारे यहाँ साइंटिस्ट का मतलब क्या होता है, जो IIT में पढ़ रहा है, जो इंस्टीट्यूट साइंस में पढ़ रहा है, जो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च में काम कर रहा है, जो CSIR की लेबोरेटरी में काम कर रहा है, वो साइंटिस्ट है, जिसमें टीचर है। जब हम नोबेल लॉरेट का लिस्ट देखते हैं तो पाते हैं स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के इस प्रोफेसर को मेडिसिन में अवार्ड मिला, योकोहामा विश्वविद्यालय के इस प्रोफेसर को अवार्ड मिला। इसका कारण है कि पाश्चात्य जगत में टीचिंग को रिसर्च का एक इम्पॉर्टेंट कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट माना। हमने दुर्भाग्य से टीचिंग के रूप में कॉलेज को अलग कर दिया और रिसर्च सेंटर के रूप में हमने बड़े इंस्टीट्यूट को अलग कर दिया। तो ये जो डिफरेंशिएशन हुआ, इसमें टीचिंग और रिसर्च का जो एक हेल्दी कॉम्बिनेशन था, जो कि हेल्दी केमिस्ट्री थी, उसको इसने बिल्कुल डाउन साइज कर दिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो फैकल्टी हैं वो ऐसा नहीं सोचें कि मेरा मेन फोकस केवल और केवल टीचिंग है, और जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स के लोग हैं वो ऐसा नहीं सोचें कि मेरा काम केवल लेबोरेटरी में प्रयोग करना है या सोशल साइंसेज में डेटा इकट्ठा कर करके, इंपेरिकल डेटा इंफॉर्मेशन करके, डेटा को कलेक्ट कर करके हम उसको क्या करें हैं, थ्योराइज करते हैं। अब देखिए ये तो बात क्लियर हो गई, जो मैंने आपको कहा कि यह जो कंपार्टमेंटाइजेशन है टीचिंग और रिसर्च का, यह बहुत ही आर्टिफिशियल है, ये बहुत ही फॉल्टी है और साथ ही साथ ये नॉन प्रैग्मेटिक है, ये बुद्धिमत्तापूर्ण नहीं है। आज के ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में हम तीनों कंपार्टमेंटलाइजेशन कर करके आगे नहीं बढ़ सकते। अब एक बात आई कि रिसर्च का एक फंडामेंटल मीनिंग क्या होता है। अल्बर्ट आइंस्टीन का नाम आप सभी जानते होंगे, 20वीं सेंचुरी का सबसे जीनियस मैन। उससे पूछा कि रिसर्च को कैन यू डिफाइन रिसर्च, तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा यस आई नो द डेफिनेशन ऑफ रिसर्च। बोला प्लीज क्लैरिफाई योर स्टैंड। तो ही टोल्ड दैट इफ यू नो दैट व्हाट यू आर डूइंग देन इट इज नॉट ए रिसर्च। इफ यू नो, यदि आप जानते हैं दैट व्हाट यू आर डूइंग, कि हम क्या कर रहे हैं, तो रिसर्च नहीं है। हमको पता है कि हम क्या कर रहे हैं, तो रिसर्च नहीं है। यानी अल्बर्ट आइंस्टीन की दृष्टि में रिसर्च जो था वह एक्सप्लोरिंग द न्यू विस्टास ऑफ द नेचुरल फिनोमिना एज वेल एज द सोशल फिनोमिना। उन चीजों को जो कि संपूर्ण रूप से अज्ञात है, अननोन है, अनएक्सप्लोर्ड है और वह पब्लिक डोमेन से हट करके है, उस संदर्भ में यदि हम आगे बढ़ते हैं तो उसको अल्बर्ट आइंस्टीन क्या कहते हैं, रिसर्च करते हैं। भारत के बहुत बड़े एस्ट्रोफिजिक्स हुए जो कि एक्सपायर कर गए, जिनका नाम था विष्णु जयंत नार्लिकर, VJ नार्लिकर, आप लोग चेक करिएगा। बहुत बड़े एस्ट्रोफिजिक्स थे, BHU के प्रोफेसर भी थे। तो उनको UGC ने एक काम दिया, वो काम दिया कि भारत के यूनिवर्सिटीज में जो रिसर्च हो रहे हैं फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, जियोलॉजी में, बॉटनी में, साइंस में, इसका स्टेटस क्या है, इसका एक स्टेटस रिपोर्ट दीजिए। और उसमें उन्होंने चुनिंदा यूनिवर्सिटी को लिया, JNU को लिया, यू को लिया, बॉम्बे को लिया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद को लिया, अलीगढ़ को लिया, कि आप ओवरऑल देखिए कि हमारे रिसर्च का स्टैंडर्ड क्या है, वेयर वी स्टैंड इन द ग्लोबल मार्केट ऑफ रिसर्च। रिसर्च का जो ग्लोबल मार्केट है वहां पर हमारी रेटिंग क्या है, वेयर वी स्टैंड। तो बहुत दुखी होकर करके
उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, जो स्टेटमेंट हम सभी लोगों के लिए बहुत ही दिमाग कबूल है। उन्होंने कहा, नो रिसर्च इज मच बेटर देन बैड रिसर्च। नो रिसर्च इज मच बेटर देन बैड रिसर्च। यानी हम जो असंख्य और अपरिमित जो प्रोडक्शन कर रहे हैं रिसर्च का, कूड़ा कबाड़ कर रहे हैं, एकेडमिक गार्बेज उसको बोलते हैं वो, कि कर रहे हैं, इससे बढ़िया है कि हम रिसर्च ना करें। गंदा और सड़ी हुई भोजन करने से बेहतर है कि हम भूखे रह जाएं, उपवास कर जाएं। हमें खाने के कुछ नहीं है, हम मालूम हुआ कि मैं भोजन करने जा रहा हूँ हाइजीनिक नहीं है, वह है उसमें वायरस है, उसमें नाना प्रकार का डिजीज कॉजिंग एजेंट है, तो बेटर है कि हम उपवास कर जाएं। तो नागरिकता का जो स्टेटमेंट था कि नो रिसर्च मच बेटर देन बैड रिसर्च, यह बताता है कि हमारे यहाँ प्रोटेक्शन, जो रिसर्च प्रोटेक्शन के फॉर्म में हो गया है, उसकी बहुत ही एक पुअर प्लाइट, एक बहुत ही कमजोर, एक बहुत ही दुर्बल स्थिति है। और इसके साथ ही साथ उन्होंने इसका सुझाव भी दिया। केवल आपने डायग्नोस कर लिया कि बीमारी क्या है, लेकिन अब बीमारी का आपको सोल्यूशन देना पड़ेगा बीइंग डॉक्टर, कि व्हाट आर द मेजर सॉल्यूशंस। यदि आप कह रहे हैं कि नो रिसर्च इज बेटर देन बैड रिसर्च, तो क्या मैं रिसर्च करूंगी नहीं, हम सभी लोग छोड़ दें। फिर उसका उन्होंने बाद में एक्सप्लेनेशन दिया इसका क्या मीनिंग हो सकता है। अब आइए उस बात को मैं बाद में डील करूंगा कि रिसर्च जैसे सोचते हैं तो प्रत्येक आदमी अपने अपने सब्जेक्ट से बाउंड हो जाता है कि मुझे हिंदी में रिसर्च करना है, मुझे अंग्रेजी में करना है, मुझे पॉलिटिकल साइंस में करना है, मुझे फिलॉसफी में करना है, मुझे साइकोलॉजी में करना है, मुझे फिजिक्स में करना है। ध्यान दीजिए कि जो बाउंड्री जो है, ये फिजिक्स है, ये केमिस्ट्री है, ये मैथ है, ज्ञान की कोई बाउंड्री नहीं है, सब्जेक्ट की बाउंड्री होती है। देश की सीमा होती है, ग्रह की कोई सीमा नहीं। पृथ्वी एक प्लैनेट है, काम खत्म। लेकिन हमने इसको सीमांकन कर दिया, ये भारत, ये चीन, ये पाकिस्तान, हमने एक आर्टिफिशियल बाउंड्री डाली। ये अफगानिस्तान हो गया, ये उत्तराखंड का एरिया हो गया, ये उत्तर प्रदेश हो गया, नहीं नहीं नहीं, ये सिक्किम वाला एरिया हो गया। These are the artificial boundary established on the planet Earth. तो ज्ञान में भी हमने बाउंड्री लगा दिया कि ये हिंदी है, ये अंग्रेजी है, ये संस्कृत है। कहा जाता है कि जिस प्रकार सारे स्ट्रीम्स अल्टीमेटली और फाइनली ओशन में जाकर के विलीन हो जाते हैं, तो सारे विषयों की सूचनाएं अंत में ज्ञान के सागर में, ओशन ऑफ नॉलेज जिसको न्यूटन कहता है, वहां पर जाकर के समाहित हो जाती है। Purpose of every subject and discipline is one. दुनिया में जितने भी विषय हैं एकेडमिक्स के और डिसिप्लिन हैं, उसका एक यूनिक गोल है, टू सर्व द वाइडर पर्पस ऑफ ह्यूमैनिटी। मानवता की विशाल अर्थों में, मेगा रूप में सेवा करना, उसको एक्सपेडिट करना, उसको वेलफेयर को प्रमोट करना, दुनिया में सारी सूचनाओं और सारे ज्ञान के केंद्र में है। ज्ञान का जब जो टेक्निकल फॉर्म होता है, वो हमारे टेक्नोलॉजी में रूपांतरण होता है। टेक्नोलॉजी कोई अलग चीज नहीं है, ज्ञान का ही जो टेक्निकल जो फॉर्म है, जो एपरेटस के रूप में है, वो क्या है, तकनीकी के रूप में है। अब इस बात को समझने की कोशिश करें कि यह जो ऊहापोह है, यह जो ज्ञान तकनीकी का जो ऊहापोह है, ये डायकोटमी है, उसका क्या फर्क है। तो पहले थोड़ा सा, क्योंकि हम लोग अभी नए आजाद देश है, आजादी के हम लोग के 75 वर्ष बनाए हैं, अभी हम लोग की आयु 100 वर्ष भी नहीं हुई है, हम लोग युवा देश हैं, और जो गुलामी जो है, औपनिवेशिकता है, उसकी ग्रंथि अभी भी हमारे ऊपर कैरी ऑन है, लगेज है। उसमें रामचंद्र गुहा का नाम आपने सुना होगा, तो उन्होंने लिखा कि अंग्रेजों की सबसे बड़ी जो शाश्वत गुलामी हमको याद दिलाती है, वो दो चीज। तो पूछा क्या, बोला नहीं, अंग्रेजों की हजारों चीज यहाँ पर दिखाई कोई नहीं। बोला क्यों? बोला इंग्लिश एज ए लैंग्वेज ऑफ एलिट्स और क्रिकेट एज ए नेशनल स्पोर्ट्स। अंग्रेजों ने जो हमको शाश्वत गुलामी का, स्लेवरी का जो ठेका दिया, उसमें दो चीजें हमको बिल्कुल कंटिन्यू करती है। क्रिकेट को मैंने एक नेशनल गेम मान लिया, रिलीजन मान लिया, क्रिकेट बिकम रिलीजन एक, और अंग्रेजी को हमने एक लैंग्वेज के रूप में नहीं बल्कि एक कल्चर के रूप में अडॉप्ट कर लिया। और इसने क्या किया, हमारे रिसर्च प्रोसेस को बिल्कुल ही जाम कर दिया। अब उसको मैं आपको वैलिडेट करूंगा, आपके दिमाग में प्रश्न होगा कि अंग्रेजी ने किस प्रकार आप रिसर्च को प्रमोट नहीं किया। आप उल्टी बात कर रहे हैं, सारी किताबें अंग्रेजी में है,
सारा इंफॉर्मेशन गूगल इंग्लिश में है, तो आप क्यों कर रहे हैं? तो थोड़ा सा आप 2 मिनट में अपनी बात को समझ जाएंगे कि सीवी रमन का नाम आप सभी लोगों ने सुना होगा। सीवी रमन जब इंडियन इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर बने तो उनके पास पीएचडी करने के लिए लोगों की भीड़ खड़ी हो गई कि ये व्यक्ति क्या कहते हैं, फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार विजेता है, इसके साथ काम करेंगे, बहुत कुछ सीखेंगे। एशिया का पहला फिजिसिस्ट है, इसको कितना बड़ा सम्मान मिला है, इंडिया का फर्स्ट है जो कि भारत में रह करके नोबेल पुरस्कार जीता, भारत से बाहर जाकर काम नहीं किया। तो सीवी रमन के यहाँ बहुत बच्चे आने घूमने लगे, तो सीवी रमन ने कहा कि मैं प्रत्येक बच्चे को फिजिक्स पे पीएचडी करा दूंगा, शर्त 2 है। बोला शर्त क्या है? तो आपसे इंटरव्यू में मैं फिजिक्स का एक भी सवाल नहीं पूछूंगा। लड़कों ने कहा बहुत अच्छी बात है। इसी का जो डर था कि फिजिक्स में कुछ पूछ देंगे तो मेरा काम ही नहीं हो पाएगा, इतने तो जानकार है। बोले आई विल नॉट आस्क यू ए सिंगल क्वेश्चन ऑफ फिजिक्स बिकॉज आई हैव द कैपेसिटी टू गिव यू सम इनपुट्स ऑफ फिजिक्स। तो फिजिक्स नहीं जानते हो, मैं जानता हूं, मैं तुमको बता दूंगा, तुम समझ जाओ। तो दूसरी शर्त क्या है? जितने भी व्यक्ति आ रहे हो सबों के पास जर्मन लैंग्वेज की जानकारी होनी चाहिए, और जर्मन की प्रोफिशिएंसी टेस्ट लूंगा मैं। यदि तुम उसमें क्वालिफाई नहीं करोगे, तुम फिजिक्स में अगर गोल्ड मेडलिस्ट भी हो तो मैं तुमको पीएचडी नहीं कराऊंगा। लोगों ने कहा कि सर हम फिजिक्स की पीएचडी करने के लिए आए हैं कि जर्मन लैंग्वेज की पीएचडी करने के लिए आए हैं? अब देखिए एजेंडा को समझने की कोशिश करें। 1901 से नोबेल पुरस्कार देने का दौर शुरू होता है। 1901 से लेकर के 1930 में दुनिया में सबसे ज्यादा जो नोबेल लॉरियट्स हैं वो जर्मन है। सबसे ज्यादा कौन है? जर्मन है। और उनका एक भी पेपर इंग्लिश में नहीं पब्लिश है। दुनिया का सबसे बड़ा जो शोध हुआ थ्योरी ऑफ रिएक्टिविटी, अल्बर्ट आइंस्टीन की, या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एक लाइन अंग्रेजी नहीं है उसमें। जितने भी नोबेल पुरस्कार विजेता जर्मनी के हैं जिन्होंने कि पेपर अपना दिया नेचुरल साइंसेस में या नेचर में, जो पब्लिश हुआ, जो कि बाद में उनके नोबेल पुरस्कार देने का आधार बना, एक भी अंग्रेजी में नहीं है। विदाउट एनी एक्सेप्शन every article, every essay, every contribution of both German scientists are originally in German. तो उन्होंने कहा कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को समझाने के लिए आपको जर्मन लैंग्वेज की जानकारी होनी चाहिए। हम फिजिक्स तो समझा देंगे लेकिन हम जर्मन लैंग्वेज के एक्सपर्ट नहीं है। यानी ओरिजिनल रिसर्च जो होता है वो व्यक्ति अपने नेटिव लैंग्वेज में करता है। दुनिया का जो भी ओरिजिनल रिसर्च हुआ है किसी भी जगह में, वह उसके नेटिव लैंग्वेज में हुआ है, फॉरेन लैंग्वेज में या फॉरेन लैंग्वेज में रिसर्च नहीं हुआ है। रविन्द्रनाथ टैगोर की गीतांजलि बंगला में लिखी गई थी, उन्होंने अंग्रेजी में नहीं लिखा था। बाद में ट्रांसलेशन किया गया इंग्लिश में, और उसमें ट्रांसलेशन किया गया और उसका जब फॉरवर्ड कराया गया एक इंग्लिश लॉरियट से तो नोबेल पुरस्कार मिला, लेकिन ओरिजिनली इट वाज रिटन इन बांग्ला। तो जर्मन जो सीवी रमन ने कहा कि आप सभी लोगों को यदि जर्मन लैंग्वेज की जानकारी नहीं है तो हम फिजिक्स में पीएचडी नहीं करा सकते हैं, क्योंकि दुनिया में जो अभी काम चल रहा है फिजिक्स में तो सारा जो इंफॉर्मेशन वो जर्मन लैंग्वेज में है, जिसमें कि मेरी जानकारी जो है तो केवल वर्किंग नॉलेज हम समझ लेते हैं लेकिन हम आपको समझा नहीं सकते। 2 चीज होती है, एक होता है हम समझ लिए, एक होता है हम आपको समझा दिए। टीचर का काम क्या होता है? उसको समझा देना। तो बोले कि आई नॉट टीचर ऑफ जर्मन लैंग्वेज। तो सीवी रमन ने एक ट्रेडिशन बनाया कि जो भी व्यक्ति फिजिक्स में पीएचडी करेगा उसको इधर जर्मन और फ्रेंच में एफिशिएंसी कोर्स यानी डिप्लोमा का कोर्स हो जाए, ताकि व्यक्ति वह जर्मन लैंग्वेज के जर्नल में जो लेख लिखा है उसको समझ सके। तो यह जो हमारे दिमाग में जो पैराडाइम हुआ कि अंग्रेजी, इंग्लिश बियॉन्ड इंग्लिश देयर इज नथिंग, ये पैराडाइम जो है तो क्रिएट किया गया है। ध्यान दीजिए कि दुनिया में जब जब गुलामी का दौर आया पूरी दुनिया में, तो केवल देश के संसाधनों को लूटा नहीं गया, लोगों को गुलाम नहीं बनाया गया, केवल उनको फांसी नहीं दी गई। सबसे बड़ा जो काम किया गया कि लैंग्वेज और कल्चर को सबसे ज्यादा विक्टिमाइज किया गया। जहां जहां पर भी औपनिवेशिक सत्ता गई उसने टीचिंग, रिसर्च और कल्चर में अपने लैंग्वेज को घुसा दिया। आपको आश्चर्य होगा, आप सभी लोग पुर्तगाल का नाम जानते होंगे।
पुर्तगाल फुटबॉल का बहुत बड़ा दीवाना देश। पुर्तगाल में जो ब्राजील में जो भाषा है वहाँ का कोई वो अपनी भाषा नहीं जानता है। पुर्तगाल की जो भाषा है, ये ब्राजील की जो भाषा है पुर्तगाली भाषा है, क्योंकि पुर्तगालियों का वहाँ पर दौर चला। पूरे दक्षिण अमेरिका के जो देश हैं उनकी जो नेटिव लैंग्वेज क्या हो गई है, स्पेनिश हो गई है। और तो मॉरिशस जो कि हमारे बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से जुड़े हुए लोगों का निवास स्थल है, वहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो हमें फ्रेंच है। तो याद रखिए, अपनी कॉलोनाइजेशन जो होता है वह केवल आर्थिक संसाधनों को नहीं लूटता है, बल्कि व्यक्ति को मानसिक रूप से गुलाम बनाने के लिए कल्चर, लैंग्वेज, टीचिंग और जो हमारा जो फैब्रिक जो है, जो इथॉस है, उसको विक्टिमाइज करता है। तो जब अंग्रेज भारतवर्ष में आए तो उन्होंने कह दिया कि रिसर्च का लैंग्वेज एक होगा, ओनली वन होगा, तो केवल और केवल अंग्रेजी होगा। आप किसी भी भाषा में पीएचडी करें, हिंदी में, अंग्रेजी में, संस्कृत में, उर्दू में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री, सोशियोलॉजी में, आपको थीसिस किस में लिखना पड़ेगा, अंग्रेजी में। और आपको आश्चर्य होगा, आप में से कोई बता सकते हैं कि हिंदी की पहली पीएचडी कौन है? हिंदी की पहली पीएचडी कौन है? पीताम्बर दत्त बर्तवाल, ठीक है। पहली 3 पीएचडी जो हिंदी में हुई, उसका नाम है पीताम्बर दत्त बर्तवाल, धीरेन्द्र वर्मा और बाबू राम सक्सेना। ये हिंदी के पहले 3 पीएचडी हैं। पीताम्बर दत्त बर्तवाल पाली गांव के हैं, आपके पड़ोस के हैं, और शिवानी के गांव के बगल के हैं। दूसरा धीरेन्द्र वर्मा, तीसरा बाबू राम सक्सेना। आप जानते हैं तीनों की पीएचडी हिंदी में है। किस भाषा में पीएचडी लिखी गई है? किस भाषा में लिखी गई है? तीनों की भाषा अंग्रेजी है, विषय हिंदी, और थीसिस किस में लिखी गई है? अंग्रेजी में। और एग्जामिनर कौन है? सुन लीजिए, एफजी बैली है, आर सिविल है और पी मॉस्क्यूटिस है। यानी तीनों की थीसिस एग्जाम होने के लिए कहाँ जाती है? बून यूनिवर्सिटी जाती है, लंदन यूनिवर्सिटी जाती है और पेरिस यूनिवर्सिटी जाती है। सोच लीजिए, हिंदी में 3 पीएचडी और लिखी किस भाषा में की गई है? अंग्रेजी में। एक थीसिस मुझे देखने का मौका मिला पीताम्बर दत्त बर्तवाल का, के बगल के हैं वो। उनकी थीसिस का टाइटल है इंडियन मिस्टिसिज्म एंड द निर्गुण स्कूल ऑफ पोएट्री। मैंने कहा कि अंग्रेजी में है कि हिंदी में है? कबीर के पूरे दोहे का अंग्रेजी अनुवाद किया गया है, इंग्लिश में, अंग्रेजी ने, अंग्रेजी सभ्यता ने, इंग्लिश एम्पायर ने ये डिफाइन कर दिया कि भाषा कोई भी हो, तुम्हारी विषय कोई भी हो, रिसर्च तुम्हारा तभी स्वीकृत होगा यूनिवर्सिटी में जब तुम उसको अंग्रेजी में लिखो। हिंदी की पीएचडी भी अंग्रेजी में लिखनी पड़ती थी, उर्दू की अंग्रेजी में लिखनी पड़ती थी, फारसी की लिखनी पड़ती थी, और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इतिहास की बात होती थी। तो ध्यान दीजिए, ये जो लैंग्वेज जो टूल है वह केवल अवैधता के लिए नहीं है, बल्कि माइंड को कॉलोनाइज करने के लिए, मस्तिष्क को गुलाम बनाने के लिए जो सभ्यताएं होती है, जो हायर अथॉरिटी होता है, जो कॉलोनी होता है, कॉलोनी का मास्टर होता है, वह लोगों के मस्तिष्क को भी गुलाम बनाता है। केवल आपकी धन संपदा को गुलाम नहीं बनाता है, बल्कि आपके मन की जो चिंतन शैली है, आपका जो थॉट प्रोसेस है, उसको भी गुलाम बनाता है। और थोड़ी सी मैं बात को आगे बढ़ाता हूँ, और यह दौर आजादी के बाद भी चलता रहा। आश्चर्य होगा, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में आप लोगों ने सभी नाम सुना होगा, एक फादर कामिल मुल्के का नाम सुना होगा। फादर कामिल मुल्के अंग्रेज थे, पादरी थे, जिन्होंने की राम कथा पर पीएचडी की, और वह पादरी होकर के रांची में आए, और उन्होंने बाद में इंग्लिश और हिंदी की एक डिक्शनरी लिखी, जो कि आज की तिथि में भी सबसे सुंदर और सबसे प्रामाणिक डिक्शनरी है। हरदेव बाहरी से भी अच्छी डिक्शनरी किसी की है तो फादर कामिल मुल्के की है, अंग्रेजी टू हिंदी है। उसमें आप देखेंगे तो आपको ज्ञान के कई ऐसे बिंदुओं पर प्रकाश पड़ेगा जहां पर कि हमारा ध्यान ही नहीं है। उन्होंने लिखा है कि हिंदी में, अंग्रेजी में घ शब्द नहीं होता है, अंग्रेजी में घ शब्द का उच्चारण नहीं होता है, तो हम GHOST घोस्ट कहते हैं, तो हम गलत कहते हैं, वो घोस्ट है। अंग्रेजी में घोष शब्द है ही नहीं, उच्चारण ही नहीं है। घोष जो बोलते हैं हम, तो अंग्रेजी में उसको घोष कहेंगे। घी जो बोलते हैं, इंग्लिश मैन को घी बोलने का अधिकार नहीं है, हिंदी में हम कहेंगे घी चाहिए, लेकिन इंग्लिश मैन क्या बोलेगा? घी बोलेगा।
तो फादर कामिल मुल्की जब इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 15 में रजिस्टर्ड हुए तो उनको कहा गया कि राम कथा पर पीएचडी आप कर रहे हैं, आपको थीसिस देनी पड़ेगी अंग्रेजी में। बोले कि नहीं, मैं जब भी लिखूंगा राम कथा तो हिंदी में लिखूंगा। तुलसी ने क्या अंग्रेजी में लिखा है क्या? तुलसी क्या इंग्लिश जानते थे? और 2 साल तक उनकी थीसिस लिखी रही। उन्होंने धरना, प्रदर्शन, हड़ताल, आंदोलन और कुछ भारत के बुद्धिजीवियों ने उनका साथ दिया। तो आजादी के 4-5 साल के बाद पहली थीसिस हिंदी में लिखने की अनुमति जो मिली, बड़ी कठिनाई से मिली, और वह भी कोई भारतीय ने प्रयास नहीं किया बल्कि एक पादरी ने किया जिसका नाम था फादर कामिल मुल्की। तो अब आप ध्यान दीजिए कि रिसर्च का जो लैंग्वेज होगा वो ओरिजिनली आपका नेटिव लैंग्वेज होना चाहिए। दुनिया के जितने भी महान लोग हुए हैं उन्होंने अपने मदर लैंग्वेज में ही सबसे अपना उच्चतम दिया है। कार्ल मार्क्स, सोशल साइंस का बड़ा नाम, उसकी चर्चा नहीं करूंगा। कार्ल मार्क्स ने अंग्रेजी में लिखी है, उसका पूरा टेक्स्ट जर्मन में लिखा हुआ है, इसका हम इंग्लिश अनुवाद करते हैं। गीता को अभिज्ञान शाकुंतल संस्कृत में लिखी गई, रॉबर्ट विलियम जोन्स को जरूरत थी, उन्होंने अंग्रेजी में अनुवाद किया, किसी की जरूरत पर किसी ने फ्रेंच में अनुवाद किया। ध्यान दीजिए, ओरिजिनल राइटिंग एंड रिसर्च विल ऑलवेज कम इन योर नेटिव लैंग्वेज एंड डायलेक्ट। तो आप जो भी रिसर्च कर रहे हैं, जो भी रिसर्च की प्रक्रिया में है, ये सोच ली, ऐसा मत सोचिए कि इंग्लिश हेजिमनी ऑफ इंग्लिश, अंग्रेजी का जो एकाधिकार है, वर्चस्व है, वो मेरा एक सेकेंडरी सोर्स है, दैट इज नॉट द फाइनल सोर्स। तीसरी बात जो इसमें इम्पोर्टेंट है कि मैंने आपको लैंग्वेज ऑफ हेजिमनी की बात की कि भाषा का अनुसंधान और शोध से क्या संबंध है। आपको पता ही होगा कि फ्रांस में, जर्मनी में, जापान में जो लोग गए हैं या जो लोग गए हैं उनके अनुभव शेयर करिए, तो वहाँ के लोगों की अंग्रेजी हमसे आपसे कम है। हम लोगों की अंग्रेजी ज़्यादा पावरफुल है क्योंकि अंग्रेजों की गुलामी का भूत हम पर ज़्यादा सवार रखता है, इसलिए हम बहुत कॉन्शियस होते हैं अंग्रेजी बोलने में, बहुत कॉन्शियस होते हैं। हमारा संवाद चीनी लैंग्वेज से नहीं होता है, जैपनीज लैंग्वेज से संवाद नहीं होता है, कोरियन लैंग्वेज से नहीं होता है, हमारा सारा संवाद अंग्रेजी में होता है। क्योंकि जो अंग्रेजों की जो गुलामी का दौर था, जिसने कि हमारी विचारशीलता, हमारे थॉट प्रोसेस और हमारे शिक्षण और हमारे रिसर्च को हिस्मनाइज कर दिया कि विदाउट इंग्लिश यू कांट हैव एनी अदर चॉइस। लेकिन अब हम जब आजाद देश के नागरिक हो गए हैं तो अब हमको उस लैंग्वेज की हेजिमनी से धीरे धीरे मुक्त होने की जरूरत है। लैंग्वेज की जो हेजिमनी है, जो भाषा का जो साम्राज्य है, वह अंग्रेजों के साम्राज्यवाद से ज्यादा गहरा है। क्योंकि अंग्रेज तो स्ट्रेंजर थे, एक अलग रेस के थे, और अंग्रेजी जानने वाले अपने ही देश के लोग हैं। हम भी लोगों में से कुछ अंग्रेजी नुमा बन गए हैं। तो यह जो टेंडेंसी है वो हमारे टीचिंग और हमारे रिसर्च दोनों को क्या करता है, रिड्यूस करता है, दोनों को डाउनसाइज करता है। अब देखिए रिसर्च का पर्पस क्या है। रिसर्च की बात तो हो रही, रिसर्च का पर्पस क्या है, तो पर्पस ऑफ रिसर्च क्या है। तो पहला क्या होता है कि रिसर्च का बेसिक पर्पस क्या होता है, एक्सप्लोरेशन ऑफ न्यू टॉपिक्स। किसी नए विषय पर हम कुछ सोचते हैं तो रिसर्च माना जाता है। जब कोरोना काल हुआ तो हमने सोचना शुरू किया कि भारतवर्ष में इस प्रकार की संक्रामक बीमारियों का इतिहास क्या है। जब बाढ़ आ जाती है, जब अर्थक्वेक आ जाता है, तब हमने सोचा कि हिस्ट्री ऑफ डिजास्टर डिस्कस करें कि आखिर डिजास्टर का इतिहास क्या है। तो होता क्या है कि आप किसी नए टॉपिक पे भी लेते हैं जिस पर आज तक काम नहीं हुआ है, दैट इज पार्ट ऑफ द रिसर्च। दूसरा है डिस्कवरी ऑफ न्यू फैक्ट्स। कोई ऐसी नई जानकारी जो जानकारी अभी तक लोगों के डोमेन में नहीं थी, आपने उसका उद्घाटन किया, तो वह भी एक रिसर्च है। डिस्कवरी ऑफ न्यू फैक्ट्स इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ रिसर्च। तीसरा है कि आपने कोई एक प्रसिद्ध नोशन था, उसको आपने चैलेंज किया। एक हजारों वर्षों से, सैकड़ों वर्षों से एक थॉट चला रहा था और आपने उसको डिमोलिश किया, आपने काटा कि नहीं ये गलत था, तो वो भी क्या है, रिसर्च है। यानी न्यू मेथोडोलॉजी, न्यू पर्सपेक्टिव में थिंकिंग, चैलेंजिंग द एस्टैब्लिश्ड फॉर्म, ये सभी जो है सो रिसर्च का एक बेसिक पर्पस। अब क्या होता है कि हम कई गलतियों को सैकड़ों हजारों साल से दोहराते आते रहते हैं और हमको पता नहीं होता है कि वी आर रिपीटिंग द सेम रॉन्ग्स फॉर मेनी मेनी इयर्स।
अरे एक छोटा एग्जाम्पल देता हूँ, उससे ज़्यादा क्लेरिफाई होगी बच्चों को समझने में भी और हमारे फैकल्टी मेंबर्स को भी। आप लोगों ने एक मुहावरा सुना होगा, अक्ल बड़ी या भैंस, अक्ल बड़ी या भैंस, ये बहुत कॉमन है। आपने कभी सोचा कि अक्ल का भैंस से कोई संबंध नहीं है? अक्ल बढ़िया घोड़ा हो जाता, अक्ल बढ़िया हाथी हो जाता, अक्ल बढ़िया चिंपांजी हो जाता। अक्ल को आपने क्यों मिला दिया बेचारे भैंस? अक्ल का भैंस से कोई संबंध है? नहीं है। अक्ल बढ़िया भैंस NCERT की किताबों में लिखा हुआ है, भारत के अधिकांश किताबों में लिखा हुआ है अक्ल बढ़िया भैंस। और मैं भी यही जानता था। एक टीचर ने मुझे पूछा, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के कृष्णनाथ मिश्र जी, जो कि भारत के राष्ट्रपति के हिंदी शिक्षक थे, बोले कि संजय अक्ल बढ़िया भैंस, कभी सोचा कि अक्ल का भैंस से कोई संबंध नहीं, क्यों बोले जा रहे हो? हमने कभी नहीं सोचा। बोला कि देखो ये कितना बड़ा है कि रॉन्ग है कि हमने किसी शब्द को उसी रूप में ग्रहण कर लिया जैसे कि हमारे दादे परदादों ने हमको सिखाया। अक्ल का भैंस से कोई संबंध नहीं है। वो शब्द है अक्ल बड़ी या बैस। अक्ल बड़ी या बैस, बैस का अर्थ होता है, मैथिली से आया है, उम्र। व्यक्ति अपनी अक्ल से बड़ा होता है, अपनी उम्र से बड़ा नहीं होता है। किसी बेवकूफ ने एक बार बैस को भैंस कह दिया तो हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया कि स्टैब्लिश्ड है, इसमें कोई सुधार नहीं होगा, हमने अक्ल बड़ी या भैंस लगा दिया। उन्होंने इसे 10 उदाहरण दिए। उदाहरण और, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट। धोबी कभी कुत्ता रखता है क्या? आपने देखा है कभी धोबी को कुत्ता रखते? कुत्ता तो VIP लोग रखते हैं, एलिट मोहल्ले में जो घुमाते हैं, डिस्ट्रिक्ट होता है। धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, धोबी कुत्ता नहीं रखता है। धोबी का कुत्ता से कोई संबंध नहीं है। अब देखिए शब्दों की, देखिए शब्दों का खेल में देखिए, अविधा लक्षण व्यंजना क्या होता है? वह धोबी का कुत्ता नहीं है, वह है धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का। अब कुत्ता क्या है? कुत्ता क्या है? जिस लकड़ी की बड़ी पटरी पर रख करके धोबी अपने कपड़े को पटक पटक कर करके नदी किनारे या गलेरे के किनारे साफ करता है, वह कुत्ता है। क्या है? कुत्ता है। तो अब व्यंजना हुई कि धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, तो ये कैसे हुई? होता क्या है? घर का नहीं घाट का, इसकी व्यंजना देखिए, समझिए। धोबी क्या होता है? सुबह सुबह अपना इतनी मोटरी में अपना वस्त्र लिया और अपना कुत्ता उठाया और चला कहाँ? घाट किनारे, गलेरे किनारे, जहाँ पानी होगा, कपड़ों की सफाई करने के लिए। अब क्या हुआ, जब वहां जा रहा है तो वह सोचता है कि अगर यहीं पर मैंने छोड़ दिया नदी किनारे, इसी टॉन्स नदी के किनारे, सोम नदी के किनारे यदि मैंने छोड़ दिया, कोई व्यक्ति कल इसको अगर पानी में ढकेल देगा तो कल से कपड़े किस पर साफ करेंगे? एक काम करते हैं, यहाँ घाट पर नहीं रहने देंगे, बहुत लोग घूमते रहते हैं, कहीं इसको पानी में डालना है, इसको लेके चलते हैं। कहाँ? घर। वो इतना भारी है, वो सोचता है रास्ते में चल के, हे भगवान कल सुबह फिर इसको घर से धो करके लाना है। एक काम करते हैं, बीच में हिमालय यूनिवर्सिटी है, यहीं पर चाय वाले की दुकान के पास रख देते हैं, सुबह लेते हैं और वो वहीं रख देता है। तो जो व्यंजना बनी कि धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का, पता नहीं कब से हमने इसको क्या कह दिया? धोबी का कुत्ता कह दिया। ऐसे करीब 50 चीजों को हम बताया। एक अंतिम जिसको मैं उदाहरण देना चाहूंगा, आपने सुना होगा, अपना उल्लू सीधा करना। उल्लू को सीधा क्या करिएगा? उल्लू टेढ़ा तो है नहीं। क्या कहते हैं? अपना उल्लू सीधा करना। अरे अपना उल्लू कहाँ है? और उल्लू अगर है तो उसको सीधा क्या करें? टेढ़ा तो है नहीं। अपना उल्लू सीधा करना, यह भी जो सो भाषागत और व्यंजना का दोष है। उल्लू नहीं है वो, उल्लू नहीं है, उल्लू है ही नहीं। उल्लू का है, उल्लू का है। क्या है? उल्लू का। अब पूछिए उल्लू का कहाँ है? उल्लू का क्या है कि प्राचीन काल में क्या होता था, सिंचाई का कोई हमारे पास आर्टिफिशियल मैकेनिज्म नहीं था, कोई ट्यूबवेल नहीं था, पंपिंग सेट नहीं था, हैंडपंप नहीं था, या पानी को लिफ्ट करने के लिए हमारे पास कोई सिस्टम नहीं था। तो एक लकड़ी के आकार की संरचना होती थी जिसमें कि पानी डाला जाता था, उसी से पानी बहकर खेतों में जाता था, और उसमें इस प्रकार का हैंडल लगा होता था कि अगर उसको हम सीधा कर देंगे तो पानी हमारी ओर मुड़ जाएगा, और आपने सीधा कर दिया तो आपकी ओर पानी मुड़ जाएगा। तो लोग क्या करते थे, होशियार लोग, देखे पानी बह रहा है, उन्होंने क्या किया, उसको सीधा कर दिया। जब टेढ़ा करेगा तो पानी स्ट्रेट जाएगा, जब सीधा कर दिया तो पानी मेरे खेत में चला जाता। तो अपना उल्लू सीधा करने का मतलब होता है अपने पर्पस को सॉल्व करना, लेकिन वह उल्लू वो नहीं है, वो उल्लू वो नहीं है जिसको हम समझ रहे हैं। तो मैं यह इन बातों के उदाहरणों के द्वारा आपको यह इस बात की ताकीद दे रहा था
कि जो भाषागत लैंग्वेज जो है वो रिसर्च में कौन सी भूमिका निभाता है, एक बात। दूसरी बात ये है कि आखिर ये जो रिसर्च करते हैं इसका पर्पस क्या है। देखिए, रिसर्च करने से ज्ञान का जो नॉलेज का जो डोमेन है वो एक्सपेंड करता है। जिस प्रकार यूनिवर्स का एक्सपेंशन हो रहा है, हिमालय का एक्सपेंशन हो रहा है, उसी प्रकार ज्ञान जो है सो अनवरत एक्सपेंड करता है। हमारे यहाँ पीएचडी का जो प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट हो गया है, गेटिंग पीएचडी या गेटिंग रिसर्च का जो पर्पस है कि पीएचडी की डिग्री को ले लें और कैश में दिखा दें या उससे नौकरी प्राप्त करें। ये बेसिक जो प्रैक्टिकल जो है रिसर्च का वो यह है कि यह हमारे कैरियर के एपरेटस के रूप में, कैरियर के एक ऑर्डिनरी के रूप में हमारे साथ तैयारी करता है, एक बात। दूसरी बात है कि रिसर्च इज ए प्रोसेस, इट इज नॉट ए प्रोडक्ट। आपने आज काम कर लिया, ठीक है, ऋषिकेश के मंदिरों पर, अब उसके बाद आप बैठ गए कि हो गया, अंतिम काम पूरा हो चुका है, इसके बाद इसका एक्सपेंशन नहीं होगा। ध्यान दीजिए, एक ग्रीक नोशन है, एक ग्रीक प्रोवर्ब है, ओनली द नॉलेजेबल नो हाउ लिटिल दे नो। केवल ज्ञानवान को यह पता होता है तो कितना कम जानते हैं। ओनली द नॉलेजेबल नो हाउ लिटिल दे नो। केवल ज्ञानवान को यह पता होता है कि वो कितना कम जानते हैं। तो इसका मतलब होता है कि रिसर्च जो आप करते हैं उसको आप एंड प्रोडक्ट मत मानिए, फाइनल मैंने काम कर लिया, फिनिश्ड, इसके बाद कुछ नहीं होगा। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। जो इतिहास के छात्र होंगे या बच्चे होंगे, आप लोगों ने नाम सुना होगा, इतिहास का है रोमिला थापर। रोमिला थापर बड़ी प्रमुख इतिहासकार हैं, सोशल साइंटिस्ट हैं। उन्होंने 1965 में सर पीएचडी की थी लंदन से बासम साहब के साथ में। पुस्तक का नाम था अशोका एंड द डिक्लाइन ऑफ मौर्य, अशोक और मौर्य साम्राज्य का पतन, ठीक। और 2010 में उन्होंने फिर से किताब लिखी और किताब का टाइटल था द मौर्याज रिविजिटेड। एक महान इतिहासकार 1965 में किताब लिख रहा है अशोक और मौर्य साम्राज्य का पतन, और 2004 में उसको लिखता है, हे भगवान, मैंने कितनी बचकानी बातें लिख दी, ज्ञान कहां से कहां फैल गया है। इसको फिर से लिखते हैं, रिराइट करते हैं और लिखा द मौर्याज रिविजिटेड। एक बहुत बड़े पॉलिटिकल साइंस के जीएडी में हमारे प्रोफेसर थे, जानते होंगे लोग, सीपी भामरी साहब ने 1960 के दशक में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से सर पीएचडी किया था और उनका था लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो रिफ्रेशर कोर्स में हमको बताए कि आज जब मैं 40 साल के बाद अपने रिसर्च को देखता हूँ जो ऑक्सफोर्ड से प्रकाशित है, तो मुझे मन करता है कि मैं जेएनयू में ही आत्महत्या करूँ। मुझे लगता है कि कितना मैंने छोटी छोटी बातें लिखी, ज्ञान कहाँ से कहाँ पहुँच गया है और मैं क्या छोटी छोटी बात को लिख दिया। इसका पर्पस क्या है कि नॉलेज इज एक्सपेंडिंग लाइक द यूनिवर्स। तो आपका रिसर्च आपका प्रोडक्ट नहीं है। जिस चीज पर, जिस विषय पर आपने रिसर्च किया है, आप उसके अल्टीमेट नहीं होंगे। जीवन में, ज्ञान में और विद्वता में, इन द वर्ल्ड ऑफ नॉलेज एंड स्कॉलरशिप, प्रत्येक व्यक्ति अनाड़ी बना रहता है, प्रत्येक व्यक्ति नौसिखुआ बना रहता है और प्रत्येक व्यक्ति एक महज ट्रेनिंग बना रहता है, वो ट्रेंड कर लिए होता है। तो रिसर्च से संबंधित जो भी हम हो या आप हो, ऐसा नहीं समझे कि मैंने रिसर्च कर लिया, किताब भी मेरी पब्लिश हो गई, अवार्ड भी हो गया, नौकरी भी मिल गई, अब यह ज्ञान का अंतिम है। नहीं, दुनिया का कोई भी नॉलेज जो है सो ओपन टू चैलेंज है, ओपन टू चैलेंज है, उसको हम चुनौती देने के तैयार होते हैं। दुनिया में कोई चीज इटर्नल फैक्ट नहीं है। जब अल्बर्ट आइंस्टीन और ओपेनहाइमर का जब क्वांटम मैकेनिक्स आया तो न्यूटन के सारे मैकेनिक्स की थ्योरी को धीरे धीरे खारिज किया गया। दुनिया में इटर्नल फैक्ट नहीं है। कहा जाता है एवरी फैक्ट और एवरी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इज एन एटॉम। आज का जो सत्य है वो जरूरी नहीं कि 100 वर्ष के बाद का जो सत्य बना रहेगा। 1920 के पहले यदि हम लोग का जन्म होता तो इतिहास के विद्यार्थी हड़प्पा संस्कृति के बारे में नहीं पढ़ते, उसकी खोज ही नहीं होती। आज हम हड़प्पा संस्कृति की खोज के बारे में पढ़ रहे हैं क्योंकि उसके पहले का इंफॉर्मेशन हमको पता ही नहीं था। आज मॉनसून का इतिहास लिखा जा रहा है। 1857 की क्रांति बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपने सुना होगा। 1857 की क्रांति, सिपाहियों की भूमिका, जमींदारों की भूमिका, बाबू कुंवर सिंह झांसी की रानी की भूमिका,
रुद्रांशु मुखर्जी ने कहा है कि हमारा ध्यान कभी गया ही नहीं कि 1857 के गदर में लखनऊ गदर का इम्पोर्टेंट सेंटर था, वहाँ की नृत्यांगनाओं ने, डांसर ने किस प्रकार 1857 की क्रांति को सपोर्ट किया। मेरा ध्यान वहाँ कहीं गया ही नहीं। हमने कभी सोचा ही नहीं कि 1857 का गदर झांसी की रानी वीर कुंवर सिंह तात्या टोपे नाना साहब से भी आगे है। ऐसे अनाम हजारों लोग हैं जिन्होंने देश की आजादी में भाग लिया और उसके बारे में वह अनमैन्ड रह गए, वह अनडिस्कवर्ड रह गए, उनकी खोज नहीं हो पाई। ऐसे सैकड़ों वीर हैं। एक इतिहासकार उनका नाम है लाल बहादुर वर्मा, कहते हैं इतिहास उन असंख्य वीरों और हुतात्माओं की गतिविधियों के प्रति भी एक समर्पण है जिनका नाम इतिहास के पन्नों पर सीमित नहीं है, किंतु वह समय के भाग पर अंकित है। कई एक ऐसे भगत सिंह हैं, कई एक ऐसे खुदीराम बोस हैं जिनके नाम को हम नहीं जानते। दूसरी बात क्या है कि आजादी के दौर में क्या हुआ, सोशल साइंसेस में उपलब्ध हुआ कि लिखा क्या कहते हैं बलूनी जी ने, नाम मेरा आया। एक छोटा एग्जाम्पल देता हूँ। आप सभी लोगों ने सुना होगा कि सरफरोशी की तमन्ना हमारे दिल में है, देखना है जो कितना बाजवे का। ये किसने लिखा? एक टन से आता है राम प्रसाद बिस्मिल, राम प्रसाद बिस्मिल, राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल ने लिखा ही नहीं उसको, यह लिखा बिस्मिल अजीमाबादी ने। वो पटना का छोटा मोटा शायर था, वह किताब बुक वेल्डिंग का काम करता था, उसका लिखा हुआ था। अब बिस्मिल बेचारा उसका भी नाम था, लेकिन छोटे बिस्मिल को कौन जाने, बड़े बिस्मिल का नाम ज्यादा लोकप्रिय हो गया। राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा भाई मैंने नहीं लिखा है, ये पटना क्या एक जो है बुक बाइंडिंग का काम करता था, उसने हमको लिख के भेजा था, मैं बोला हूँ, आप लोगों ने मेरा नाम क्यों चला दिया? तो जब आप अनुसंधान करते हैं, रिसर्च करते हैं, तो आप करेक्शन ऑफ फैक्ट्स भी करते हैं, स्थापित सत्यों को आप करेक्ट भी करते हैं। तो जो भी रिसर्चर हैं इस बात को समझें कि अनुसंधान के दौर में इस फैक्ट को चैलेंज करते हैं और हम एक अल्टरनेटिव फैक्ट को यूज करते हैं, और साथ ही साथ हम किसी भी विषय के बारे में एक नई समझ विकसित करते हैं। समय लगता है, समय है कुछ 5-7 मिनट, 5-7 मिनट समय है सर? नहीं, आप समय की सीमा से आप बताएंगे, ठीक है ना? है समय, ठीक है। तो मैं नहीं फिर प्रश्न ले लूंगा बच्चों से, फिर मैं 5-10 मिनट में और अपनी बात करता हूँ। अब एक बात क्या है कि सोशल साइंस के रिसर्च की जो पेरिफेरी है वो बहुत ही ब्रॉड है। तो पहले आप मान लीजिए कि इकोनॉमिक्स में, पॉलिटिकल साइंस में, सोशियोलॉजी में, हिंदी में जिस चीज का रिसर्च कर रहे हो, तो आप एक सेपरेट कंपार्टमेंट मत बनाइए। सभी विषयों के साथ आपका संवाद होना बहुत आवश्यक है। ये सारी जो बाउंड्री है सर, ये पोरस है। केवल इतिहास की बात इतिहासकार कहेगा ऐसा नहीं है। और मैं इसका एग्जाम्पल देता हूँ। अभी तक हम लोगों ने राजा महाराजाओं का इतिहास पढ़ा, गढ़वाल का इतिहास पढ़ा, कुमाऊं का इतिहास पढ़ा, मंदिरों का इतिहास, बद्रीनाथ का इतिहास, टीवी महाराज का इतिहास पढ़ा। 20वीं सदी के एक बहुत ही नोटेड फिजिसिस्ट थे, एक्सपेरिमेंटल फिजिसिस्ट थे, उत्तर फिजिसिस्ट थे, इंग्लैंड के थे, जो कि अपंग भी थे, बहुत उनका फिजिकल डिसऑर्डर था। आपने नाम सुना हुआ था स्टीफन हॉकिंस। स्टीफन हॉकिंस का नाम आप लोगों ने सुना होगा। स्टीफन हॉकिंस ने सर अपने जीवन के अंत में 2 किताबें लिखी। एक किताब का नाम है, जरूर पढ़िएगा सभी लोग, साइंस आर्ट्स कॉमर्स वाले भी सभी लोग, ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, समय का इतिहास। अभी तक राजाओं के इतिहास में हम लोग लिखते हैं ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। और दूसरी पुस्तक उनका है द थियरी ऑफ एवरीथिंग, द थियरी ऑफ एवरीथिंग। उसमें उन्होंने अरस्तु से बात को शुरू किया है। कहाँ से बात शुरू किया है? अरस्तु की बात शुरू किया है। और उस किताब को पढ़ेंगे तो लगेगा कि एक साइंस का व्यक्ति इतिहास के दायरे में कितना प्रोलिफिकली जा रहा है। और सुनिए, एक बहुत ही अभी लिविंग बहुत बड़े ग्रेट हिस्टोरियन हैं इतिहास के लोग, साइंस को जानना चाहिए उनको। उनका नाम है युवाल नोआ हरारी। उनकी किताब का नाम है सैपियंस, ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमनकाइंड। ये किताब हिंदी में है। वह ऑक्सफोर्ड से इतिहास के पीएचडी किए और उसके बाद उन्होंने 2 किताबें लिखी। किताब तो हो गई होमो सैपियंस हो गया, और दूसरी पुस्तक है 21 लेसन्स फॉर 21st सेंचुरी, 21वीं सदी के 21 लेसन पार्ट। इस पुस्तक को यदि आप पढ़िएगा तो लगेगा इसमें इतिहास तो है ही नहीं, ये तो बायोलॉजी है,
ये तो एंथ्रोपोलॉजी है, इसमें तो डेंड्रोक्रोलॉजी है, ये जो जियोलॉजी है, जेनेटिक्स है। यानी ये जो बाउंड्री जो हम लोग सोच लेते हैं कि अपने विषय के दायरे को सोचने के क्रम में जो समानांतर विषय में जो धारणाएं विकसित हो रही है उससे हम अपने आप को मुक्त कर लेते हैं। हमें पता नहीं होता है कि समकालीन साहित्य में क्या होता है, अर्थशास्त्र में कौन सिद्धांत डेवलप हो रहे हैं, हिस्ट्री में सबाल्टर्न की बात कहाँ हो रही है, लिटरेचर में क्रिटिसिज्म की बात क्या हो रही है। तो हमारा रिसर्च अब इंटरडिसिप्लिनरी नहीं रहा, बल्कि हमारा रिसर्च मल्टीडिसिप्लिनरी हो गया है, इंटरफेस है। प्रत्येक शब्द के जो इंफॉर्मेशन है, कॉन्सेप्ट है, वो हमारे यहाँ आ रहे हैं। और दुर्भाग्य से भारत का जो रिसर्चर होता है हमारी आपकी तरह, वह डेरिडा को, फूको को, हैबरमास को, अब्राहम लिंकन को बड़ी आराम से कोट करता है, रटा दिया। डेमोक्रेसी द गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल बाय द पीपुल, बिल्कुल रटा होता है। लेकिन कौटिल्य ने जनतंत्र की क्या परिभाषा दी, नागार्जुन ने क्या परिभाषा दी, अरविंद घोष ने राष्ट्र की क्या परिकल्पना की, तिलक ने क्या दी, उससे हम अछूते हैं। क्योंकि इसके पीछे हमारा जो लैंग्वेज ऑफ रिसर्च, हमारा जो परसेप्शन जो रिसर्च का है, वो ब्रिटिश माइंड सेट है। इसने एक बार बता दिया कि समुद्रगुप्त जो है भारत का नेपोलियन है। हे भगवान, समुद्रगुप्त के पैदा होने के 1500 वर्ष के बाद नेपोलियन पैदा लिया, लेकिन हमारे दिमाग में लगा दिया कि नहीं, समुद्रगुप्त नेपोलियन ऑफ इंडिया, हमने इसको इलह मान लिया। हमने कह दिया कि कौटिल्य जो है भारत का मेकियावेली है। जिस समय कौटिल्य का जन्म हुआ था उस समय इंग्लैंड और इटली सेवेज स्टेज में थे, प्रिमिटिव स्टेज में थे, ज्ञान विज्ञान से कोई मतलब नहीं था। जब नालंदा विश्वविद्यालय का प्रोलिफरेशन हो रहा था, जिसमें डिवास्टेशन हो रहा था, उस वर्ष ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय की नींव हो रही थी। हमारा यूनिवर्सिटी सिस्टम समाप्त हो रहा था और ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय किया कॉर्नरस्टोन पर रहा था। तो ज्ञान विज्ञान का जो मार्जिन जो था, वो स्पेस था, दिन एक्सपेंड करता चला गया। तो मैं अपनी बातों को विराम करता हूँ, 2 लाइन में कंक्लूड करता हूँ अपनी बातों को। आपने मेरी गपशप को, बातों को बड़ा झेला, बड़ी एक पहली बात तो यह है कि रिसर्च को आप एक फाइनल प्रोडक्ट के रूप में ना माने, यह आपका ऑनगोइंग प्रोसेस है। यदि शिवानी ने पीएचडी किया है राम कथा पर और गढ़वाल पर काम किया, बहुत अच्छा काम है, तो यह नहीं है कि वो अंतिम है, उसमें भी निरंतर सुधार, संशोधन, परिमार्जन की जरूरत होती रहेगी। दूसरी बात है कि जिस भी लैंग्वेज में आप रिसर्च करते हैं, उस लैंग्वेज में आपकी मास्टरी होनी बहुत आवश्यक है। जर्मनी का व्यक्ति, इंग्लैंड, अमेरिका का एक आता है विलियम सैक्स, और वो पीएचडी करता है वृंदावन जाति यात्रा पर। एक लड़का गया उससे बात करने के लिए इंग्लिश में, बोला ये बोला इंग्लिश और हिंदी गढ़वाली में बात कर। आप देखिए कि विलियम सैक्स तो अगर गढ़वाली सीखकर वृंदावन जाति यात्रा की 4 लोग का बात कर रहा है, और हम तो अभी तक अंग्रेजी के टेंशन से निकले ही नहीं आगे। और तीसरी बात क्या है कि आपका अन्य विषयों के साथ भी एक पैरेलल कन्वर्सेशन चलते रहना चाहिए। आपका रिसर्च तभी एक मैच्योर रिसर्च, एक बिल्कुल एक रेपुटेशन तभी अर्न करेगा जबकि वह मल्टीडिसिप्लिनरी होगा, नए अप्रोच में होगा, डिस्क्रिप्टिव नहीं होगा। किसी ने काम किया कि पौड़ी जिले के स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन पर, तो हमने टिहरी जिले पर काम कर दिया। आप ध्यान दीजिए कि आपका प्रत्येक रिसर्च डोमेन ऑफ नॉलेज को किस प्रकार बढ़ा रहा है, इस पर आपका ध्यान फोकस होना चाहिए। तो और साथ ही साथ मैं अपनी बातों को, बहुत सुस्त बातें हो गई, मैं अपनी बातों को एक पोएटिक रिमार्क से कंक्लूड करता हूँ कि एक बहुत अच्छा फैसला है कि रिसर्च भी एक रास्ता है, एक पाथ है। मंजिल मिले न मिले इसका तो गम नहीं, मंजिल मिले न मिले इसका तो गम नहीं, मंजिल की जुस्तजू में मेरा कारवां तो है। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, अब आप लोगों के प्रश्न तो पूछना ही पूछना, हमने से जल्दी समाप्त भी किया था। अब बच्चों से प्रश्न पूछने दीजिए, कोई भी प्रश्न छोटा हो, पूछो कुछ, वेरी गुड, उठो उठो उठो। तो बच्ची पूछना चाह रही है कहीं, हाँ बिल्कुल कुछ भी कुछ भी। सर प्रणाम, मेरा नाम पंकज जुलाल है।
रिसर्च स्कॉलर हूँ। वेरी गुड। मेरा प्रश्न एक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा है मेरे लिए। जो हम रिसर्च करते हैं इसमें जो रिलीजन है और जो पॉलिटिक्स है ये सहयोगी होती है या फिर क्रिटिकल स्टेप बनाने वाली होती है? जो धर्म है और जो राजनीति है ये किसी रिसर्च में सहयोगी होती है या समस्या होती है? ठीक है, और एक आध क्वेश्चन और ले लें, एक आध क्वेश्चन और भी, एक आध क्वेश्चन और भी ले, ताकि एक दो प्रश्न और आ जाए। ठीक है, पहले पंकज धन्यवाद कि आपने नहीं सुना। आपने कहा कि धर्म और राजनीति, देखिए ध्यान देने की जरूरत है कि धर्म रिलीजन नहीं है, यह धार्मिक संक्रमण है। धर्म को दुर्भाग्य से रिलीजन मान लिया। धर्म जो है रिलीजन नहीं है, उनका कि भारत इंडिया नहीं है, भारत एक अवधारणा है और इंडिया एक नोमेनक्लेचर है। ठीक है, तो धर्म और राजनीति दोनों समय के सापेक्ष होती है। धर्म की जो परिभाषा कौटिल्य ने दी थी, जो नीचे श्लोक में कहा गया था, 21वीं सदी आज के आजाद भारत में धर्म और राजनीति दोनों की परिभाषाएं बदल जाती है। और महाभारत के शांति पर क्लियर है, इस समय और परिप्रेक्ष्य के बदलते हुए सत्य असत्य हो जाता है और कहीं कहीं असत्य भी सत्य हो जाता है। एक बात, अब आप इतिहास के छात्र हैं, इतिहास के साथ छात्रों की एक जो सबसे बड़ी भूमिका क्या होती है, वह काम तो वर्तमान में करता है। 21वीं सदी में 2022 में 2024 में बैठ करके हम थीसिस लिख रहे हैं और काम किस पर कर रहे हैं हम? 17वीं शताब्दी काम कब कर रहे हैं? 17वीं शताब्दी में। हमारा माइंड सेट जो है अपने परिवेश से घिरा हुआ है। आज का जो कंटेम्पोररी रिलीजियस एटमॉस्फेयर है, जो कम्युनल टेंशन है, जो पॉलिटिकल जो पैराडाइम है, वह कहीं न कहीं हमारे थॉट प्रोसेस को प्रभावित करता है। लेकिन ध्यान दीजिए कि आप 17वीं शताब्दी में सोच रहे हैं, आपका विषय क्या है 17वीं शताब्दी का, और इतिहासकार साइंस की तरह किसी भी प्रयोग को दोहरा नहीं सकता है। अगर वह गढ़वाल के राजा पर काम कर रहा है तो प्रताप शाह को जीवित नहीं कर सकता है, उसे कोई नहीं ले सकता है। तो उसका दो पर्सपेक्टिव होता है, इसलिए कहा गया हिस्ट्री इज ए कंटीन्यूअस डायलॉग बिटवीन द प्रेजेंट एंड द पास्ट। इतिहास अतीत और वर्तमान के बीच चलने वाला निरंतर संवाद है। और एक बात इतिहास की बात आपने कही, इतिहास की सबसे सिंपलेस्ट सबसे छोटी परिभाषा एक लाइन को दे सकते हैं, तो मैं बता देता हूं। हिस्ट्री इज मेमोरी ऑफ द पास्ट। इतिहास अतीत की स्मृति है। काम इससे छोटी परिभाषा कुछ नहीं हो सकती है, ये परिभाषा ही नहीं बन पाएगी। इतिहास क्या है? अतीत की स्मृति है। अब ध्यान दीजिए, ये आपने कह दिया स्मृति है अतीत। अब देखिए इस अतीत का 3 वर्जन है। आप जाते हैं मोबाइल की दुकान पर तो कहता है ना इसका 3 वर्जन है सर, ये 5G वाला है, ये 4G वाला है, 6G वाला, 3 वर्जन है। उसी को समझने की जरूरत है। What actually happened in the past? अतीत में वास्तव में क्या घटा, ये एक वर्जन है। एक दूसरा वर्जन है कि व्हाट इज द हिस्टोरियंस कंस्ट्रक्शन ऑफ द पास्ट। इतिहास का घटना के बारे में क्या कहता है। दो तीसरा है व्हाट इज द पॉपुलर परसेप्शन ऑफ द पास्ट। एक घटना का हमारे पास 3 वर्जन है। एक एग्जाम्पल देता हूँ। चौरी चौरा घटना हुई, गांधी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया 5 फरवरी 1922 को। एक तो ऑफिशियल हिस्टोरियन साई देवी ने इस पर रिसर्च किया, किन कारणों से चौरी चौरा हुआ, क्या कॉन्सेप्ट था, एक हुआ। एक चौरी चौरा के स्थानीय लोग हैं, उनका एक अलग इतिहास है। चौरी चौरा में ऐसे हुआ ऐसे हुआ। आप उस कॉमन में उस लेमन की धारणा को खाली नहीं कर सकते हैं। एक बहुत बड़े इतिहासकार हुए, सोशल साइंटिस्ट हुए, उनका नाम है मार्क ब्लॉक। उनकी किताब का नाम है हिस्टोरियंस क्राफ्ट, हिंदी में आ चुकी है ग्रंथ शिल्पी से, उसका नाम है इतिहासकार के शिल्प। उसमें कहते हैं द लेमैन, सामान्य व्यक्ति, आर मोर अवेयर देन एवर बिफोर दैट दे आर मेकिंग एंड क्रिएटिंग हिस्ट्री। इसका मतलब हुआ कि सामान्य जन, जिसको इतिहास से कोई मतलब नहीं है, क्लास से मतलब नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है, साक्षर है, वह खेती कर रहा है, वह दूध का काम कर रहा है, वह भी इस बात से अवेयर हो चुका है कि वह इतिहास का निर्माता है, इतिहास का सृजन करता है, वह ड्राइविंग सीट पर है, वो सब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट नहीं है।
अब आप देखिए, जिस अतीत की मैंने बात कही थी, वो अतीत हमारे पास 3 रूपों में आया। वास्तव में क्या घटा, एक पक्ष है, इतिहासकारों की क्या मान्यता है, 2 हुआ, तीसरा एक सामान्य व्यक्ति के इतिहास के बारे में क्या धारणा। और 3 चीज ध्यान देने की जरूरत है, फैक्ट, ओपिनियन और कंक्लूजन। ध्यान दीजिए, थोड़ा सा ये मैनेजमेंट करता है। फैक्ट, ओपिनियन और कंक्लूजन। तथ्य अलग होता है, ओपिनियन अलग होता है और कंक्लूजन अलग होता है। अभी क्या हुआ है, इंडिया टुडे ने एक प्रश्न निकाला था, IIM में किसी शाम में निकाला था। एक जमशेदपुर में संस्था है, उसका नाम है XLRI, जेवियर लेबर रिलेशंस इंस्टीट्यूट, जो कि इन एशिया का पहला मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है, IIM के पहले का है। उसमें क्या हुआ कि एक टीचर क्लास में ले गए, क्लास में गए। क्लास में जाने के बाद उन्होंने प्री प्लान कर लिया था कि एक लड़की पीछे से दौड़ते हुए भागेगी और उसके पीछे पीछे 3-4 लड़के अपने हाथ में कुछ चाकू और कुछ लाठी लेकर के आएंगे। उन्होंने ड्रामेटाइज किया। तो ऐसा हुआ कि पहला क्लास, फर्स्ट क्लास और पढ़ाना शुरू किए। एक लड़की आई भागते हुए और उसके साथ 3-4 लड़के दौड़ते हुए आए। और सब लड़कों के हाथ में क्या था, किसी के हाथ में लाठी, किसी की चाकू था। और लड़के आए, भागे, लड़की चिल्लाते हुए निकल गई। सब लड़के पहली दिन क्लास में सब लड़के पता नहीं क्या घटना हो। टीचर ने कहा दरवाजा बंद करो, मारपीट होगा, बंद करो। दरवाजा बंद कर दिया। बोला पुलिस आई, सब ले जाए, तुम लोगों ने क्लास से यही पढ़ो, सब ठीक यही पढ़ो। लड़के लड़कियां सब डर गई। बोला सुनो, ये जो घटना तुम लोगों ने देखा, तुम जो है सो इसको अपने से 5-5 लाइन लिखो। तुमने क्या देखा, 2 मिनट की घटना दिखा दी। लड़की अभी आई और भागते हुए भागी, 4 लड़के उसको फॉलो कर रहे। तो और सारे बच्चों के नोट्स को उन्होंने ले लिया। किसी ने लिखा, एक बेचारी बेतहाशा लड़की भागी हुई जा रही थी, 4 गुंडे उसका पीछा करते हुए उसको डराते हुए जा रहे थे। किसी ने लिखा, एक लड़की भागते हुए आई, उसके कपड़े फटे हुए थे और 2 गुंडे उसको पकड़े, अलग अलग घटना लिखा। उसके बाद उन्होंने बुलाया प्रत्येक बच्चों को, बोला कि 2 मिनट की घटना को 40 छात्रों ने 40 वर्णन किया है। किसी ने लिखा, एक बेचारी लड़की, तुम लड़की बेचारी मान लिया बिना जाने, और 4 लड़कों को तुमने सर्टिफिकेट दे दिया, 4 गुंडे थे। विदाउट नोइंग, तुमको फैक्ट लिखना था, तुमको मंतव्य लिखना नहीं था, कंक्लूजन नहीं लिखना था कि 4 गुंडे थे। तुमको मैंने पूछा था 4 गुंडे थे, मैंने कहा कि नैरेट द स्टोरी आई विटनेस। तुमने जो देखा उसको लिखो। तुम तो जज बन गए, चंद्रचूड़ जी लिख दिया, 4 गुंडे थे और एक लड़की को दौड़ा रहे थे। विदाउट नोइंग द फैक्ट, तुम कभी जाना कि हो सकता है कि लड़की किसी को शूट करके आ रही हो, ये लड़की जो है तो क्या कहते हैं चाकू मार के आ रही होगी। तो आप ध्यान देना, फैक्ट इज डिफरेंट, ओपिनियन इज डिफरेंट एंड कंक्लूजन इज डिफरेंट। हिस्टोरिकल फैक्ट सुनकर वह अलग है, हिस्टोरियंस का ओपिनियन अलग है और कंक्लूजन अलग है। तो रिसर्चर को इन तीनों बातों का ध्यान देना चाहिए। आप फैक्ट पढ़िए, फैक्ट पढ़ने के बाद उस फैक्ट को कंपैरेटिव देखिए। आप कंक्लूजन में पढ़िए। हिस्टोरियन इज नॉट ए जज, हिस्टोरियन एक न्यायाधीश नहीं है। हिस्टोरियन जो है सो कहा गया है कि हिस्टोरियंस आर द स्लेव ऑफ डॉक्यूमेंट्स। जिस प्रकार की एक न्यायाधीश एविडेंस का गुलाम होता है, इतिहासकार भी अपने शब्दों की जो घटना करता है, अपना जो ओपिनियन देता है, वो फैक्ट के आधार पर देता है। तो बीइंग ए रिसर्चर आपको फैक्ट को अलग रखना है, ओपिनियन को अलग रखना है और कंक्लूजन को अलग रखना है। तो धर्म और राजनीति का जो पर्सपेक्टिव है 17वीं शताब्दी में वो अलग होगा। 21वीं सदी के नजरिए से हम देखेंगे तो उसमें क्या होगा, उसमें इंटरपोलेशन और एक्सट्रापोलेशन हो जाएगा। एक एग्जाम्पल, औरंगजेब की कट्टरता को सभी जानते हैं। उसने मंदिरों को तोड़ा, उसने जजिया कर लगाया, ये बात सभी लोग जानते हैं, कोई नई बात नहीं। एक क्वेश्चन है कि वह जब गद्दी पर बैठा, 1600 कितने बैठा, 58 बैठा, 1658 बैठा, उसके 11 साल के बाद उसने जजिया कर लगाया। वह 11 साल तक क्या कर रहा था? बीइंग ए हिस्टोरियन आप प्रश्न पूछेंगे, यदि वह जन्म से ही फेनेटिक था, जन्म से ही धर्मांध था, तो वह 11 साल तक क्या सोच रहा था कि हिंदुओं को लगाए कि नहीं लगाए? What were the circumstances that compelled Aurangzeb to reinforce
Judicial on the Hindu subject after a spell of 10 years. तो इतिहासकार के रूप में, रिसर्चर के रूप में आप क्वेरी करेंगे, आप सीधे नहीं कहेंगे धर्मांध मंदिरों को तोड़ा, काम खत्म हो गया, ऐसा नहीं कहेंगे। पूरे मध्यकाल में सर केवल और केवल एक अकबर एक ऐसा शासक हुआ जिसने कि राम और सीता दोनों के नाम से एक कॉमन पॉइंट्स निकाला, और किसी भी नीदर हिंदू नॉर मुस्लिम किसी भी रूलर ने राम और सीता माता, राम और सीता माता के नाम से किसी ने सिक्के कभी जारी नहीं किया। ये फैक्ट है। ओपिनियन हम बाद में डेवलप करेंगे कि ओपिनियन क्या होगा एक बार। तो अब आप जो बता रहे थे धर्म और पॉलिटिक्स और धर्म की बात कर रहे थे, तो आपको ध्यान देना है जिस परिप्रेक्ष्य में आप वहाँ धर्म को एक्सप्लेन कर रहे हैं वह परिप्रेक्ष्य उस शताब्दी का होगा, उस शताब्दी का परिप्रेक्ष्य होगा, वह आज भी परिप्रेक्ष्य नहीं होगा। हमारी दृष्टि तो मॉडर्न होगी, लेकिन सोर्स मेरा क्या है, 17वीं शताब्दी का है। हथियार आपके सब हैं 17वीं शताब्दी के हैं, और दृष्टि क्या है आपकी 22वीं शताब्दी का, 21वीं शताब्दी का, 22वीं शताब्दी का, हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो ध्यान देने की जरूरत है कि हिस्ट्री में रिलीजियस एटमॉस्फेयर और पॉलिटिकल्स को बहुत ही टैक्टफुली, बहुत ही आपको वैल्यू जजमेंट कर करके उसमें समाहित करना है। सीधा एक्सेप्ट नहीं कर लेना है औरंगजेब बिल्कुल धर्मान, मंदिरों को थोड़ा धर्मान था, लेकिन क्वेश्चन करना है 11 साल के बाद उसमें ऐसा क्या सिचुएशन था कि उसने ऐसा किया। तो बीइंग ए हिस्टोरियन, बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री, आप अपने सोर्स को, अपने सत्य, अपने जो साक्ष्य हैं उसको भी क्वेश्चन करते हैं, उसको भी आप बार बार पूछते हैं। और कहीं कहीं क्या होता है, एक ही सत्य के दो अलग अलग आयाम मिलते हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो आप देखेंगे उसमें, आप उसमें पाएंगे कि किसका उसमें क्रेडिट है, किसका उसमें ज्यादा पूर्वाग्रह है। जियाउद्दीन बर्नी बहुत बड़ा इतिहासकार है, मोहम्मद बिन तुगलक की किसी नीति की क्रिटिसाइज नहीं करता है, लेकिन दोआब में करारोपण को क्रिटिसाइज इसलिए करता है, खुद जमींदार था और उसकी इस पॉलिसी से सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ था, इसलिए जम करके उसकी तोहमत की। तो हमको कहा जाता है बिफोर नोइंग द हिस्ट्री यू मस्ट नो द हिस्टोरियन। किसी व्यक्ति की पुस्तक को पढ़ने के पहले उस व्यक्ति को पढ़ लो, वो कहना क्या चाह रहा है। ये मेरा हम्बल सबमिशन है। और तो बच्चों को प्रश्न होना चाहिए, बच्चे बड़े ध्यान से सुने हैं, क्या समझ में आई बात नहीं है। कुछ और आप लोगों में से कोई पीछे एक वीमेन वर्ग से एक प्रश्न करना चाहिए, नहीं तो बिल्कुल जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा। सर एक क्वेश्चन रिसर्च स्कॉलर के माइंड में अधिकतर होता है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, कंपैरेटिव रिसर्च और रिलेशनशिप रिसर्च। तीनों रिसर्च में जो वेरिएबल्स हैं उनका डिफरेंस, एक दूसरा क्या जो सोशल साइंसेज की डिसिप्लिन है, लैंग्वेज हो गया, योगा हो गया या हिस्ट्री हो गया, पॉल साइंस हो गया, इनमें स्टैटिकल हाइपोथेसिस हो सकती है ये नहीं, अगर हो सकती है तो विदाउट स्टेप से कैसे इंटरप्रेट किया जा सकता है। तो बहुत ब्रिलियंट, सबसे अच्छा प्रश्न आपने किया सर, तो तालीम देना सकती है। सबसे अच्छा प्रश्न किया। इतिहास के विद्यार्थी को सांख्यिकी से क्या रिलेशनशिप हो सकता है, बहुत सुंदर प्रश्न किया। आप ध्यान दीजिए इस बात को, और इतिहास के छात्र जानते होंगे सर, हमारे मॉडर्न हिस्ट्री के जो साइंटिफिक जो हमने इसको साइंटिफिकली फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री कहते हैं, वो डी.डी. कोशंबी है सर। वो पेशे से मैथमेटिशियन थे सर, मैथमेटिशियन थे, और बाद में वो इतिहास में 2-3 किताबें लिखे, बड़ा पॉपुलर था सर। कौटिल्य का नाम आप सभी लोग जानते होंगे, कौटिल्य का अर्थशास्त्र सभी लोग जानते हैं, इतने बच्चे बैठे हैं आगे पीछे, सभी जानते हैं कि कौटिल्य की पुस्तक का नाम क्या है, अर्थशास्त्र। सर एक प्रोफेसर है, उनका नाम है आर. थॉमस ट्रॉटमैन, तो चेक कर लीजिएगा डेफिनेटली, आर. थॉमस ट्रॉटमैन। उसने पढ़ करके बताया कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र किसी एक व्यक्ति की रचना नहीं है। ध्यान से, अर्थशास्त्र ऑफ कौटिल्य इज नॉट हैज बीन ऑथर्ड बाय सोलो ऑथर, यानी इसका एक लेखक नहीं है। एक दूसरी बात, यह पुस्तक एक दिन में, एक वर्ष में, 10 वर्ष में लिखी गई, बल्कि 300 वर्षों में लिखी गई। लोगों ने कहा अजीब बात है, कौटिल्य ने लिखा 300 वर्ष तक जीवित था क्या लिखने के लिए? बोला हाँ। उसने क्या किया सर, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के संस्कृत के सारे शब्दों को कंप्यूटर पर डाल दिया,
कंप्यूटर में डाल दिया और देखा किस शब्द की कितनी फ्रीक्वेंसी है, धर्म कितनी बार आ रहा है, राज्य कितनी बार आ रहा है, जन कितनी बार आ रहा है, दुर्ग कितनी बार आ रहा है, मत कितनी बार आ रहा है। उसके बाद उसने पाणिनि के अष्टाध्यायी और जो डिक्शनरी है उसको रख दिया। बोला कि सर कौटिल्य के समय में ये शब्द था ही नहीं प्रचलन, ये शब्द था ही नहीं, तो ये शब्द आ कैसे गया? और उसने सिद्ध किया सर कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र सांख्यिकीय आधार पर किसी एक लेखक की रचना नहीं है और न एक समय में लिखी गई है। कोई भी कंटेम्प्रेरी डिक्शनरी और लेक्सिकन इस बात को फेवर नहीं करता है कि यह शब्द वहाँ था ही नहीं। अगर आज से 100 साल पहले देखेंगे सर तो जुगाड़ शब्द नहीं मिलेगा, जुगाड़ शब्द अंग्रेजी हिंदी दोनों में आ गया है, लेकिन नहीं आता। एक बार दूसरी बात उसने कहा कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र के समय जो शब्द का अर्थ था वह शब्द का अर्थ आज बदल गया है। एक कॉमन एग्जाम्पल सर, संन्यास, और सिंपल शब्द संन्यास। संन्यास का मतलब क्या होता है? जो कि श्रवण जीवन है जिसका, जिसने घर का परित्याग कर दिया, निवृत्ति मार्ग, ठीक है सर। आज हमने इस शब्द का सर कितना ज्यादा इसको अपंग बना दिया, इसको तोड़ ताड़ कर दिया कि जो संन्यास बुद्ध का संन्यास और महावीर का संन्यास, और आज सर हम लिखते हैं धैर्य से लिखते हैं, ऐश्वर्या राय ने फिल्मों से संन्यास ले लिया, सचिन तेंदुलकर ने संन्यास ले लिया। क्या सर बुद्ध का संन्यास, ऐश्वर्या राय का संन्यास दोनों एक ही हो गया? शब्दों के अर्थ को हमने कैसे एक्सेप्ट कर लिया, आज कोई क्वेश्चन नहीं करता है। अरे संन्यास जैसे ही बोला जाता है, बुद्ध ने कहा मैं सन्यासी नहीं हूँ, मैं तो गृहस्थ हूँ, गृहस्थ हूँ। भगवान बुद्ध को स्टेशन हो रहा था और आज हमने एक्सेप्ट कर लिया। अब संन्यास ले लेगा, चलने वाला नहीं, गोबरा लगता है संन्यास ले लेगा, ऐसी बात ले लेगा। अब यही हम चलेंगे, करीना कपूर को संन्यास लेना चाहिए। उस सब प्राचीन काल से काल में क्या हुआ है, शब्दों के अर्थ की ग्रहणशीलता बढ़ती है। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में इस अमात्य का जो प्रयोग किया था, जो दुर्ग का प्रयोग किया था, आज वो उस रूप में नहीं, तो कंप्लीट चेंज कर गया है, कंप्लीट रूप से वैल्यू हो गया है। और दूसरी बात जो है स्टैटिस्टिक्स की बात आपने कहा, मैथमेटिकल ट्रूथ की बात है, वह सब हिस्ट्री में तो बिल्कुल धड़ल्ले से इकोनॉमिक्स में प्रयोग हो रहा है। और आप इस योगा की बात कर रहे हैं सर, बहुत अपनी अच्छी बात की सर। मैं बता दूं कि दुनिया में, आज की दुनिया में सबसे बड़ा जो धर्म का इतिहासकार था उसका नाम है मर्सिया इलाडे। नेट में चेक करिएगा, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ रिलीजन। अभी एक महीने पहले मुझे जानकारी मिली कि वह अमेरिकी इतिहासकार 2 साल तक आपके बगल ऋषिकेश में स्वामी शिवानंद के आश्रम में रहती थी, और उसकी किताब का नाम है सर योगा, इमोर्टलिटी एंड फ्रीडम। योग पर पहली पीएचडी करने वाला कोई भारतीय नहीं है। योग पर पहला जो पीएचडी कर रहा है और दुनिया में धर्म का सबसे बड़ा इतिहासकार है, उसका नाम है मर्सिया इलाडे। वह आकर के स्वामी शिवानंद जी के पास आता है। किताब का नाम है सर योगा, इमोर्टलिटी एंड फ्रीडम। अमरता भी प्रदान कर रहा है और हमको मौन से मुक्त भी कर रहा है। और उसने कहा कि हमने भारत के सारे शास्त्रों को कर लिया, सारी चीजों का अध्ययन कर लिया, लेकिन मुझे लगा कि अब योगा को हम प्रैक्टिस करके देखें तो ये तो थ्योरी की बात हो गई। योग केवल पतंजलि के सूत्र को दोहराने से नहीं होगा, हम तो योग को प्रैक्टिस करके देखेंगे। और वह अमेरिकी इतिहासकार सर स्वामी शिवानंद के आश्रम में जाकर के अपनी थीसिस को 73 में फाइनलाइज किया। और दुख की बात है कि मैं ऋषिकेश के कई प्राध्यापकों से पूछा कि मर्सिया इलाडे के नाम बोला कौन है मर्सिया इलाडे? हम कहते मर्सिया इलाडे ही कौन है, मैं बताऊं क्या? तो सर योगा की जो बात की उसने लिखा है कि स्वामी विवेकानंद का जो योग का ज्ञान है वो सुपरफिशियल है, स्टार्ट है। उन्होंने तो केवल मोमबत्ती जलाई है, कैंडल जलाई है, कैंडल से तो प्रकाश नहीं बनेगा। इस पर भारतीय लोगों को काम करने की जरूरत है। और मर्सिया इलाडे की राइटिंग जो है सर सबसे मोस्ट पावरफुल है। इस योगा की बात कर रहे हैं सर, जिसको विवेकानंद स्वामी कहते हैं कि हमारा ये स्पिरिचुअल वेल्थ है। केवल संसाधन और पेट्रोल और वॉरफेयर भी नहीं होते हैं, इंडिया का स्पिरिचुअल वेल्थ योगा है। और योगा के थीसिस पीएचडी जमा करने वाले लोगों की संख्या से बहुत कम है, और वो केवल और केवल बहुत सेगमेंटरी है, फ्रेगमेंटरी है। योग के जो टेक्सचुअल कॉन्टेक्स्ट है उसको अध्ययन करने के लिए कोई व्यक्ति को ऋषिकेश छोड़ जाने की जरूरत नहीं। हम अगर प्लेस बेस्ड रिसर्च कर दें सर तो कोई जरूरत नहीं जाने की है। सब लोग जानता है कि गांधी पहली बार कहाँ है, चंपारण चले गए। हे भगवान, सबसे पहले गांधी जी अफ्रीका से लौटने के बाद 1915 में हरिद्वार के कुंभ मेले में आए, फिर ऋषिकेश आए,
इस केस में बड़ा अच्छा एपिसोड हुआ। वो स्नान करके निकले थे, सन्यासी ने पूछा कि तुम हिंदू हो? बोले पक्का 100% हिंदू हो। तो बोला सनातनी? बोला सनातनी हूँ। तो जनेऊ है, न चुट्टी है, न कुछ है, तो कैसा हिंदू हो? तो गांधी ने कहा हिंदू धर्म इस बात की इजाजत देता है कि बिना कोई बाह्य प्रतीक के, बिना टीका लगाए हुए, बिना जनेऊ पहने हुए, बिना चूटी लगाए हुए भी मैं अपने आप को हिंदू कर सकता हूँ। ये जो है हमारे फेथ का है। इस हिंदुत्व का जो मूल आधार है, इसका बाह्य स्वरूप नहीं है कि हमने चंदन लगा लिया, टीका लगा लिया, अभी लगा लिया। हिंदुत्व जो एक वे ऑफ लाइफ है, एक जीवन पद्धति है, इसकी वकालत कर रहते हैं। तो योगा की जो बात आपने कही सर, यह मुझे लगता है कि रिसर्च का एक बहुत ही पोटेंशियल एरिया है और जिस पर रिसर्च करने की बहुत जरूरत है। और वो रिसर्च पर टेक्सुअल रिसर्च नहीं होना चाहिए कि पतंजलि के महाभाष्य से हम शुरू करें और हम फिर स्वामी रामदेव को ले आए। नहीं, योगा का जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, सभी लोग जानते हैं सर, स्वामी राम का नाम जानते हैं। स्वामी राम जी का सर ट्रांसकेंडल मेडिटेशन था। उन्होंने अमेरिका में गए, बोले ऐसा है कि मैं अब मर रहा हूँ। सुन लीजिए, एक घटना बहुत चिटाई है। स्वामी राम ने कहा मैं मर रहा हूँ, मैं आपके बीच में 1.5 मिनट तक नहीं रहूंगा, आप मुझे डेड घोषित कर दीजिए। अमेरिकन फिजिशियन एसोसिएशन आ गया, बोला कि इनका ब्लड प्रेशर देख लो, इनका बीपी देख लो, इनका हार्ट बीट देख लो, लगा दिया। बोला ऐसा है कि मैं 1.5 मिनट के लिए संसार को छोड़ रहा हूँ, तो मुझे डेड घोषित कर देना। सब अमेरिकन फिजिशियन एसोसिएशन ने बिल्कुल कैलिफोर्निया में अपना बिल्कुल अपडेटस लगा दिया और उन्हें कह दिया कि इस महीने मैं पलायन करूंगा, मेरा शोर बॉडी को छोड़ेगा। और सब 1.5 मिनट के अंदर में डॉक्टर ने मेंशन कर दिया देयर इज नो पल्स रेट, कोई भी सिम्टम नहीं है, नो ब्रीथिंग, बॉडी इज डेड। और 1.5 मिनट के बाद सर फिर अपने ओरिजिनल रूप में आ गए। अब इसका ऐसा प्रभाव पड़ा, ऐसा मेडिकल प्रभाव पड़ा कि स्वामी रामदेव जी को करोड़ों रुपए की कमाई हुई। इससे जॉली ग्रांट और स्वामी राम का इतना बड़ा आश्रम बन गया इस ट्रांसकेंडल मेडिटेशन का। और इसी प्रकार का अभ्यास रामकृष्ण परमहंस करते थे, इस योगा की बात कर रहे थे। उनका बहुत ही सर्वोपरि मैंने इसको कहते हैं बहुत ही पेनिस्टेकिंग रिमार्क है। स्वामी रामकृष्ण को यह अनुभव हुआ कि मैं कृष्ण की उपासना और सती भाव से करता हूँ, मैं कृष्ण की उपासना सती भाव से करता हूँ। तो उस ट्रांसकेंडल मेडिटेशन में क्या होता है, आप जिस भाव से जिस व्यक्ति की उपासना करते हैं वही भाव आपके फिजिकल रिफ्लेक्शन में आ जाता है। और 10 दिनों के अंदर में रामकृष्ण ने अपने आप उस मेडिटेशन को बंद कर दिया। गोपिकाओं, महिलाओं के जो शारीरिक उभार होते हैं, जो अनुभूतियां होती है, वो उनको आने लगी, फिर उन्होंने अपने वहां पर बंद कर दिया। तो योगा का जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है सर कि हम सभी लोग टेक्सुअल योगा प्राणायाम से करके निपट जाते हैं। योगा का संपूर्ण रूप से एक साइंस है जिसको कि प्रैक्टिकली एक्सप्लोर करने की जरूरत है। और मैं समझता हूँ कि भारत का सबसे बड़ा स्पिरिचुअल वेल्थ है जिसको कि पाश्चात्य जगत में हम अच्छे ढंग से एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट कर सकते हैं। और कोई प्रश्न? काम का हुआ, अगर प्रश्न नहीं पूछते तो सब प्रश्न पूछने की परंपरा होनी चाहिए। पूरा उपनिषद प्रश्न पर ही है, इसको भी प्रश्नोपनिषद कहते हैं। नमस्कार सर, अभी आपने कहा कि जो योगा की प्रथम पहली रिसर्च हुआ था मेरा, वो जो है आपने नाम बताया ये टेक्सुअल रिसर्च होगा, लेकिन महर्षि पतंजलि का जो योग सूत्र है उस पर कई रिसर्च हुए हैं। जो रिसर्च का आज मानक माना गया है उस आधार पर कोई रिसर्च नहीं हुआ। वैसे महर्षि पतंजलि का जो योग सूत्र है तो उनके रिसर्च पे वाचस्पति मिश्र जी ने भी अपनी वाचस्पति मिश्र जी ने उनकी भी निकाय हैं, उनका भी काफी रिसर्च है उसके ऊपर। मधुसूदन सरस्वती जी हैं, उनका भी 16वीं शताब्दी में उनका रिसर्च हुआ है। ऐसा नहीं है कि हमारे परंपरागत जो विद्वान है उन्होंने जो है इस पर रिसर्च नहीं की। दूसरी बात मैं ये जानना चाहता था सर कि आप इतिहास के जानकार हैं, तो इतिहास ऐतिहासिक रूप से जैसे जो हमारे मुगलों का हम इतिहास पढ़ के आ रहे हैं और जो हमारा पुराना इतिहास है इस इतिहास और इतिहास के बीच में जो है हम किस प्रकार जो है उसको कारगर से साबित कर सकते हैं कि हमें जो है मुगलों के इतिहास की अपेक्षा जो है पुराने इतिहास को पढ़ने
पढ़ने पढ़ाने और उसको अपने जीवन शैली में प्रयोग करने के लिए कितना कारगर साबित हो सकता है, क्योंकि उसमें भी जो पुराने इतिहास में भी उसमें भी वंश परंपराएं हैं, वंशानुगत जो भी हमारे जीवन शैली से रिलेटेड उसके अंदर मिलता है, तो वो हमें मुगलों के इतिहास के अपेक्षा जो है अपने पुराने इतिहास को पढ़ने में कितना साबित हो सकता है, इस विषय पर आपसे बहुत बढ़िया। तो ये पहली बात यह है कि पतंजलि अच्छा जानते हैं कहाँ का पतंजलि का घर कहाँ है? पतंजलि का घर वैसे तो उत्तराखंड में ही बताया नहीं जाता है। सर, पर पतंजलि पटना का है। वो कहता है अनुहिरण्यकम पाटलिपुत्रम अनुगंगे वाराणसी। पतंजलि महर्षि पतंजलि जो है, और इसमें ध्यान दीजिएगा कि योगा का पहला जो सेंटर जो खुला था सर इसके से पहले वह था मुंगेर में, जहाँ पर कि भारत के राष्ट्रपति भी जाते थे, विशेष स्कूल को फॉलो करके थे, निरंजनानंद वगैरह सब भी जाते थे, तो विवेकानंद वहाँ करते। तो ऐसा है सर कि पतंजलि जो है सो उसके प्रोफाउंडर है, वह अपने आप में रिसर्च के विषय है। पतंजलि के महाभाष्य से लेकर करके जो प्रतिशत बात कर रहे हैं, ये लोगों ने भारत में योग शास्त्र, भारत में योग की जो परंपरा थी उसको एक आधार दिया। उस पर जो मॉडर्न रिसर्च की बात जो मैं कर रहा था, वो रिसर्च 16वीं शताब्दी में और उसके बाद जो लोगों ने किया, वह मैं कह रहा था। योग वशिष्ठ भी लिखा गया, दारा शिकोह कुछ दिन तक योग का प्रैक्टिस किया था, कहाँ पर? वाराणसी में जाकर प्रैक्टिस किया था। मॉडर्न रिसर्च एज ए हिस्टोरियन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो रिसर्च था वो मर्सी गाइलाने का था। किसी भारतीय इतिहासकार ने, भारतीय रिसर्चर ने योगा को एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में नहीं देखा, बल्कि योग को एक भारतीय विधि के रूप में देखा। एक बात। दूसरी बात आपने कहा कि मुगल गांधी की सरकार में कहा कि जो भी आक्रामकता आता है वो अपने लैंग्वेज को हेजमनाइज कर देता है। मुगलों के काल की राजभाषा क्या थी? फारसी थी। अंग्रेज आए तो उन्होंने उसको अंग्रेजी कर दिया। ध्यान दीजिए सर, संस्कृत राजभाषा प्राचीन काल के बाद से हट गई थी, और वह हटी केवल मुगलों के द्वारा नहीं, स्थानीय लोगों ने भी, किसी ने तमिल को, किसी ने तेलुगु को, किसी ने कन्नड़ में, विजयनगर एम्पायर जो कृष्णदेव राय उन्होंने तेलुगु में लिखा। संस्कृत के बहुत बड़े जानकार थे, अमुक कुमार ने तेलुगु में लिखा। तो एक बात तो यह होती है कि भाषा की हेजमनी अंग्रेज मुगलों ने पर्शियन ला दिया, फारसी ला दिया। जब फारसी ला दिया तो स्वाभाविक है कि संस्कृत ज्ञान परंपरा का जो प्रभाव हुआ वो रुक गया। क्योंकि ऐसा है, जब तक कोर्ट पेट्रोनाइज नहीं करेगा, आज यहाँ पर कह दे कि भाषा गढ़वाली होगी वही कम्पटीशन होगा, सभी लोग गढ़वाली लैंग्वेज पढ़ लेंगे। कोर्ट कह दे, सरकार निर्णय ले ले कि जो भी व्यक्ति 30 का एग्जाम देगा उसमें 100 नंबर का गढ़वाली अनिवार्य होगा, सभी लोग पढ़ना शुरू कर देंगे। नहीं कहा हिंदी अगर इस काम चलेगा, हिंदी इस काम चलना शुरू हो गया। इतिहास पुराण की जो परंपरा थी सर, उसको निश्चित रूप से हमने मिथक अनुसूची मान करके नजरअंदाज कर दिया। ये एक हिस्टोरिकल ब्लंडर था। क्योंकि दिनकर ने कहा था कि साहित्य और दर्शन के महल में इतिहास एक किराएदार है, और किराएदार को जब भी चाहे मकान मालिक को कमरे से बाहर कर सकता है। तो पुराण साहित्य को हम लोगों ने नजरअंदाज कर दिया। पुराण में ऐतिहासिकता की जो रीच थी उसको समाप्त कर दिया। दिनकर कहते हैं संस्कृति अध्याय में, परंपरा को अंधी लाठी से मत पीटो, परंपरा को अंधी लाठी से मत पीटो। इसमें इतिहास के कितने जीवन स्रोत होते हैं। तो इतिहास पुराण को हमने किंवदंती मिथक मान करके खारिज कर दिया है। इतिहास पुराण की जो परंपरा थी प्राचीन काल की, उसको रिवाइज करने की जरूरत है। मुगलों ने संपूर्ण रूप से फारसीकरण कर दिया था, दो अपवाद को छोड़ करके। एक तो अकबर ने, जिसने कि सारे हिंदी स्क्रिप्चर्स को, संस्कृत स्क्रिप्चर्स को संस्कृत से फारसी में अनुवाद करवाया, और एक दारा शिकोह, जिसके लिए हम सभी लोगों को सहानुभूति है कि दारा शिकोह यदि भारत का सम्राट शासक होता तो पहला एक फिलोसफर किंग बनता, जिसने कि योग वशिष्ठ, मजमूल बहरीन और उपनिषद का बहुत बड़ा विशाल ज्ञान प्राप्त करता था। जब बनारस में गया और सीखने लगा उपनिषद, तो 2 साल के बाद उसके गुरु ने कहा अब आप हमको छुट्टी दीजिए। बोले क्यों? जितना मैं जानता था उतना आप जान गए हैं, जितना मैं जानता था उतना आप जान गए हैं। अब आपसे मैं उपनिषद में नया चीज नहीं सिखा सकता हूँ। दुर्भाग्य से संस्कृत की पूरी परंपरा लैप्स तो नहीं हुई, क्योंकि ध्यान दीजिए सर, संस्कृत का महान पंडित का नाम था जगन्नाथ का नाम सुने, पंडित जगन्नाथ। पंडित जगन्नाथ इसका था समकालीन शाहजहां था। और वह देखिए
कवि को भी संरक्षण चाहिए, बिना संरक्षण काम नहीं चलेगा। उन्होंने कहा इस पृथ्वी पर केवल और केवल दो व्यक्ति जगन्नाथ का सम्मान कर सकता है, ऊपर में जगदीश्वर विष्णु और नीचे सहनसा शाहजहां। और पंडित जगन्नाथ ने अपनी पुस्तक से शाहजहां को प्रस्तुत की। और इसमें अनुसंधान की जरूरत है। अकबर के काल का एक संस्कृत ग्रंथ है जो कि पूरे भारतवर्ष में एक ही जगह है। किताब का नाम चेक करिएगा, शायद नेट पर मिल जाए, कृपा रसकोश। संस्कृत में कृपा रसकोश शांति चंद्र उपाध्याय की, उसमें उन्होंने अकबर के बारे में संस्कृत में लिखा है। लेकिन यह ट्रेंड नहीं था, यह अपवाद था। किसी व्यक्तिगत शासक के प्रति अनुराग के चलते किसी ने कुछ लिख दिया जो हमारी प्राचीन परंपरा में संस्कृत का कलम की राज तरंगनी से लेकर पतंजलि के महाभारत से लेकर के कालिदास भवभूति की परंपरा जो चल रही थी, भट्टी से लेकर करके वात्स्यायन तक, वो परंपरा टूट गई। क्योंकि उसका स्थान, संस्कृत का स्थान अब स्थानीय भाषाओं ने और फारसी ने भी लिया था। तो जो राजभाषा हो जाती है, एक्सेप्टेड लैंग्वेज, वही लैंग्वेज को स्कॉलर हो जाता है। कहा जाता है ए मैन हु कंट्रोल्स द पर्स कंट्रोल्स द पॉलिसी। तो मैं आपसे बिल्कुल सहमत हुई बात को लेकर के कि इतिहास पुराण परंपरा को बिल्कुल नजरअंदाज करना उतना ही गैर मुनासिब था जितना कि फारसीकरण के क्रम में भारतीय ज्ञान विज्ञान परंपरा संस्कृत में थी, उसका लोप हुआ या प्रभाव मान नहीं। कोई बच्चे ने पूछे तो सब तो लोग टीचर लोग पूछ लिए, या बच्चों को नहीं अच्छा लगा होगा, ये हो सकता है ना। हाँ, बैठते सर भीम सर ने प्रश्न किया था, उसमें थोड़ा समय लगा है। जोर से जो दो प्रकार के स्रोत बताए थे, एम्पिरिकल और थ्योरेटिकल। एम्पिरिकल में तो हाइपोथेसिस लिखी जाती है, क्या थ्योरेटिकल में भी हाइपोथेसिस लिखी जा सकती है? ठीक सर, ने मैं क्वेश्चन मिस कर गया था जो बताया सर कि थीसिस का डिस्क्रिप्टिव होता है, एनालिटिकल होता है या मल्टीडिसिप्लिनरी होता है। ध्यान देने जरूरत है सर, आज के दौर में डिस्क्रिप्टिव थॉट प्रोसेस सर ऑलमोस्ट, माने उसको हम कहेंगे एकेडमिक वो गार्बेज हो गया है। आप जो भी रिसर्च करेंगे सर, उसमें सोशल साइंस में सर एनालिटिकल तो होना ही चाहिए, एक बात। दूसरी बात है जो डेटा बेस्ड रिसर्च है, यहाँ पर डेटा आपको चाहिए, वो इकोनॉमिक्स का हो, साइकोलॉजी का हो, फिजिक्स का हो, तो डेटा बेस्ड रिसर्च है, उसमें ध्यान रहे कि डेटा बहुत ही कलेक्शन ऑफ डेटा का जो मॉड हो सर बहुत ही साइंटिफिक, बहुत ही रैशनल, एब्स्ट्रैक्ट डेटा नहीं हो सर, कैलकुलेटिव डेटा नहीं हो। हमने मान लिया कि 75% बच्चे आए, नहीं, एग्जैक्ट देखेंगे। छोटा एग्जाम्पल, एक अध्ययन किया गया सर, एक सारा अध्ययन तो वेस्ट में होता है कि एक हॉस्पिटल में कितनी पर्चियां बनती है, उसमें से किस बीमारी के कितनी पर्चियां बनती है। तो सर्वेक्षण हो गया कि 6 महीने के अंदर में मान लिया जाए गोरखपुर में सबसे ज्यादा जो पर्चियां बनी थी वो ब्रेन क्या कहते हैं, मस्तिष्क ज्वर का बना था या कोरोना का बना था। तो अब क्या होता है, डॉक्टर्स कम्युनिटी ने लाइज कर लिया कि 3 महीने में इस एरिया के सारे हॉस्पिटल्स में सबसे ज्यादा जो पेशेंट आते हैं वो कोरोना के आते हैं या बुखार के आते हैं या सर्दी के आते हैं, दमा के आते हैं। तो उससे सब का डेटा कंप्लीट हो गया कि अब ये जो डेटा है ये बिल्कुल ही अनचैलेंजेबल है। अगर हमको खांसी तो बताएंगे, हम सर बता देंगे जिनको खांसी नहीं है, ठीक है। अब इस प्रकार के डेटा कलेक्शन का सिर्फ 2 मेथड है, एक तो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वर के रूप में आप करते हैं और एक क्या करते हैं कि डेटा मैन्युफैक्चर कर देते हैं। आपने कहीं इंटरनेट से, कहीं अखबार से डेटा कोई कर लिया। ध्यान दीजिए सर, अभी भी आज के डेट में भी पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन करें या नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन करें, आप कहीं से भी डेटा को स्टील करते हैं, जिसके लिए कि टर्म दिया गया डेटा कॉर्नलिज्म, डेटा की चोरी, वह कहीं न कहीं पकड़ी जाती है कि हमने कहाँ से कॉपी किया है, हमने कहाँ से ये लिया है। इसलिए सैंपलिंग साइज सर आपका जितना छोटा होगा उतना ही डेटा पर आपका ज्यादा फोकस होगा। भारत का सबसे बड़ा सोशियोलॉजिस्ट एम एन श्रीनिवास है जिसने पूर्वों पर काम किया, वो छोटे गांव पर किया। आंध्र व्यक्ति ने एक ऐसे छोटे गांव पर काम किया, कहाँ पर, तंजौर में। और तो और जितने भी सर बड़े बड़े रिसर्च एंथ्रोपोलॉजी वगैरह में हुए हैं, आप लोगों ने एक विद्यार्थी का नाम सुना होगा, डीएल मजुमदार का नाम सुना। डीएल मजुमदार ने सर जॉन साहब पर काम किया, ठीक है। वाईएस परमार ने सर पोलिंग स्टाइल पर काम किया। तो जितना आपका यूनिट, हमारा लंबा रेंज कर लेते हैं,
पूरे शहर का कर लेते हैं। एक एग्जाम्पल दिया जाए कि उत्तराखंड में सर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सबसे ज्यादा लोग फौज में भर्ती होने लगे। पूरे भारतवर्ष में 2 जिला है सर, 3 जिला जहाँ सबसे ज्यादा फौज में लोग इम्प्लाई हैं। पहला है सर पौड़ी जिला, दूसरा है पिथौरागढ़ जिला और तीसरा है हिमाचल का किन्नौर जिला, देखिए स्टडी देखिए, उत्तराखंड में 16 जिले हैं। इन 3 जिलों के लोग सबसे ज्यादा आर्मी में रिक्रूटमेंट मिलता है। ये डेटा एक सॉलिड डेटा है, कोई बैकफिकेशन नहीं हो सकता है, बिल्कुल क्लियर कट है। अब हम देख सकते हैं स्टडी कर करके कि इन 3 जिलों की कौन सी परिस्थितियां थी कि सबसे ज्यादा आर्मी रिक्रूटमेंट जो है उसी एरिया से हुआ। बिहार में रिसर्च हुआ है कि सबसे जो पिछड़ा इलाका है सबसे ज्यादा IAS वहीं से पैदा हो रहे हैं। सबसे ज्यादा जो पिछड़ा जिला है जहाँ पर लिटरेसी रेट बहुत ऊपर है, सबसे ज्यादा सिविल सर्वेंट लोग वहीं जा रहे हैं, तो सबसे ज्यादा माइग्रेशन वहीं से हुआ। पौड़ी जिले में जो सर का जो एरिया है सबसे ज्यादा डिपोटेशन का शिकार है द्वारी खाल ब्लॉक से। तो आपका जो डेटा का जो सैंपल का साइज और जो फैक्ट का कलेक्शन है, एम्पिरिकल डेटा की जो बात कर रहा हूँ सर, वह ऑफिशियल डेटा तो आपको मिल जाता है, ग्राम पंचायत से मिल जाएगा, जिला पंचायत से मिल जाएगा, योजना विभाग से मिल जाएगा, प्लानिंग से मिल जाएगा। लेकिन फील्ड वर्क से आप डेटा को लेकर के उसको सब कंट्रोल भी कर सकते हैं। जैसे कि अभी क्या कहते हैं होम स्टे पर काम चल रहा है सर, होम स्टे पर यदि कोई व्यक्ति काम करना चाहता है तो कम से कम सर एक ब्लॉक का सर्वेक्षण कर सकता है, पूरा सर्वेक्षण कर सकता है। एक व्यक्ति आज से सैकड़ों वर्ष पहले की तरह करके पूरे भारत घूम कर सर्वेक्षण कर सकता है, तो हम ऐसा कर सकते हैं। ठीक है सर, और बताए कुछ और हाँ बिल्कुल आगे 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 आगे। सर आपने शुरुआत में बोला टीचिंग और रिसर्च इनका अलग अलग हो गए हैं, जो कि सही चीज नहीं है हमारी एजुकेशन के लिए। तो आपके अकॉर्डिंग क्या चीजें या फिर क्या एक्टिविटीज या क्या चीजें टीचर्स अप्लाई कर सकते हैं ताकि टीचिंग और रिसर्च एक साथ जुड़ के? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। मैं कहा था कि टीचिंग अलग कंपार्टमेंट नहीं है, एक ही कंपार्टमेंट में हम हैं, वो अलग अलग कंपार्टमेंट है। इसका कारण क्या है कि टीचर का काम होता है कि सिलेबस गए पढ़ा के चले आए, नहीं टीचर यदि शिमानी यदि आप लोगों को बोर्ड निकाल पढ़ा रही है, जो किताब पढ़ ली 10 साल पहले उससे काम नहीं चलेगा। आज के डेट में बोर्डों पर यदि काम कुछ हुआ है लेटेस्ट, उसकी जानकारी शिवानी को होनी चाहिए और वह जानकारी स्टूडेंट को पहुंचनी चाहिए कि अब जो काम हो रहा है वो इस प्रकार का काम है। कोई व्यक्ति टीचर का काम है लेटेस्ट रिसर्च से हमेशा अपने आप को अपडेट रखने का, और वो तभी अपडेट रखेगा जब वो उसका खुद पाठ होगा। जो भी आपका फील्ड है, देखिए हम सभी चीज में हमारा फील्ड अगर है राम कथा, हमारा फील्ड है उत्तराखंड के लोक शिल्प पर, हमारा फील्ड है उत्तराखंड के नृत्य पर, तो उस एरिया में जो डेवलपमेंट होता है उससे हमको पैरेलल रूबरू होते रहना है। ऐसा नहीं कि 20 साल पहले जो मैंने पढ़ा था वही डेटा, वही कॉपी, वही एनालिसिस चलते आ रहा है। बहुत बच्चे सुनते हैं कि सर 5 साल पहले वही पढ़ाए थे गुरु जी और आज भी यही पढ़ा रहे हैं, वही गुरु जी को नोट्स याद है। नहीं, आपको प्रतिपल और प्रतिदिन अपडेट करने की जरूरत है। जिस व्यक्ति का मैं बार बार कहता हूँ, आपका जो भी थीसिस है, जो भी आपका रिसर्च एरिया है पर्टिकुलर, उसको आप रिविजन करने की दौर सोचते रहिए। हमेशा लगे कि कुछ न कुछ में ऐड हो सकता है, ये फाइनल नहीं है, फाइनल नहीं है, अंतिम कुछ नहीं है, इसमें कुछ न कुछ हम ऐड करते रहेंगे। और जब आप उस पर फोकस करेंगे तो आप पा लेंगे कि योग पर काम करने वाला मर्सिया इलाडे भी यहाँ पर आया था, जर्मनी का स्पीगलबर्ग भी यहाँ पर आ चुका है, विवेकानंद भी यहाँ पर आए और आगे कहाँ तक नहीं चले। आप जब खोजेंगे तो आपको पता लग जाएगा, लेकिन आपको सब फोकस करना पड़ेगा। और फोकस करने के लिए उसको टीचिंग से आप उसको ब्रिज करिए। बच्चों को जानकारी मिलनी चाहिए जो कि आज के डेट में मुगलों के बारे में, मौर्यों के बारे में आपको पता है। एक एग्जाम्पल सर, पहली जो डिक्शनरी फारसी से हिंदी में लिखाई गई तो औरंगजेब ने लिखवाया। औरंगजेब बहुत बड़ा बीना वादक था, हिंदी का बहुत बड़ा जानकार था, और आम का नाम जो रचना विलास है ये औरंगजेब का दिया हुआ है। आम का नाम रचना विलास जो है सो औरंगजेब का दिया हुआ है। एक इसका फोनेटिकल कैरेक्टर है औरंगजेब का, सब जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन अपने बच्चों के लिए वो कह रहा है कि तुम यदि इस रूबरू इस रियाओं की भाषा को नहीं जानोगे तो हिंदुस्तान की जो मुगलिया सल्तनत है इसका इस्तेमाल डूब जाएगा। कोई भक्ति भाव से हिंदी पढ़ने की बात नहीं कर रहा है, वो उसको इस बात की चिंता है कि मेरा बेटा यदि हिंदी नहीं जानेगा, लोकल लैंग्वेज नहीं जानेगा, तो मुगलिया सल्तनत का जो परंपरा चली आ रही पताका ये डूब जाएगी। उसका पर्पज कुछ और है, लेकिन उसने फिर भी इस बात की ताकीद की। तो
आपका रिसर्च का जो भी एरिया है वो टीचिंग से अलग नहीं करना है। अलग करेंगे तो फिर वही हाल होगा कि कॉलेज में टीचिंग का काम, यूनिवर्सिटी में पढ़ने और रिसर्च का काम, और IIT में जाकर के साइंटिस्ट बनने का काम। नहीं, ऐसा नहीं। मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच से हमें कोई रिसर्च पेपर बनाना है या फिर कोई मेडिकल का स्टूडेंट है वो PhD करता है हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस या किसी ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट में, तो सर जस्ट एग्जांपल की वो कैसे उस पर काम करें? मैं आपको 2 उदाहरण दिया था, एक दोनों किताब आप जरूर पढ़िएगा सभी लोग। एक उदाहरण दिया मैंने, दुनिया का सबसे बड़ा भौतिकीविद जिसने किस समय का इतिहास लिखा है, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, अभी थ्योरी ऑफ एवरीथिंग स्टीफन हॉकिंस ने। आप देखिए कि एक साइंटिस्ट जो है सो कैसे हिस्ट्री में घुस रहा है, एक। और दूसरी बात मैंने बताया कि इतिहास का कैसे साइंस में जा रहा है, इसका बढ़िया एग्जाम्पल कौन है? सैपियंस ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमनकाइंड। देखिए अंत में दुनिया का प्रत्येक सब्जेक्ट, प्रत्येक डिसिप्लिन का एक पर्पस है, वह पर्पस है समाज और राष्ट्र में रह रहे जनगण का मैक्सिमम उससे वेलफेयर कैसे हो सकता है। प्रत्येक सब्जेक्ट का अल्टीमेट उद्देश्य ही है। ज्ञान का अंतिम और चरम उद्देश्य है जिस समाज में हम जी रहे हैं, जिस राष्ट्र में हम जी रहे हैं, उसका अधिकतम उच्चतम उपयोग मानव कल्याण के लिए कैसे हो। तो मेडिकल साइंस हो जो, या बायो साइंसेस हो, या अर्थ साइंसेस हो, या हिस्टोरिकल साइंसेस हो, उसका बेसिक पर्पस यही है। मेडिकल का कोई विद्यार्थी अगर आता है, ह्यूमैनिटीज में आता है या ह्यूमैनिटीज का मेडिकल में जाता है, वह अपने टूल्स को बहुत ही जुडिशियसली यूज करेगा। मैं आपको एग्जाम्पल दिया ना कि मेडिकल का ही रिपोर्ट था, देखा गया कि आखिर उनको कैसे डॉक्टर एरिया में रखना चाहिए, तो उसका बिल्कुल एग्जाम्पल नहीं दिया। तो सारी पर्चियों का अध्ययन किया गया। डॉक्टर पर्ची देता है तो उसमें भी बनता है ना आपके OPD का, उसमें लिखता है ना खांसी, दमा, खोखी, कुछ भी लिखता है, बगल में दवा लिखता है। देखा गया कि इस हॉस्पिटल में सबसे ज्यादा किस दवा को डॉक्टर ने लिखा है। इसका मतलब है कि वह एरिया उस रोग के प्रति ज्यादा सेंसिटिव है, वहां पर इस प्रकार के लोगों की संख्या ज्यादा है। यह एक इंपीरिकल रिसर्च का वे है। और मैं बता दूं कि रिसर्च का कोई एक पार्टिकुलर पैराडाइम नहीं है। अल्बर्ट आइंस्टीन की बात को फिर से दोहरा दूं, इफ यू नो दैट व्हाट यू आर डूइंग देन इट इज नॉट ए रिसर्च। रिसर्च में सब कुछ आपको पहले से पता होगा, दैट इज नॉट ए रिसर्च। आपको एक्सप्लोर करना है, अंधेरे में टॉर्च जलाना है, लाइट में टॉर्च नहीं जलाना है, आपको एक्सप्लोर करना है। प्रत्येक रिसर्च एक न्यू मेथोडोलॉजी हो सकता है, कोई इसका एक सेट पैटर्न नहीं है। इसके मेनी पाथ्स हो सकते हैं, कई रास्ते हो सकते हैं, सैकड़ों रास्ते हो सकते हैं। और वो रास्ता कब मिलेगा? जब आप उसको एक्सप्लोर करेंगे। उसका एक पैटर्न नहीं है कि सर इस रिसर्च को क्या करेंगे, तो फिर क्या होगा? केस स्टडी हो जाएगा। हम किसी पार्टिकुलर केस स्टडी की बात करेंगे। ये वाली बात है। हो गया? हो गया? थैंक यू सो मच सर, आपने रिसर्च को इतने विस्तारपूर्वक हमको समझाया। मुझे लगता है कि जितने लोगों ने आज सुना है सब रिसर्च के बारे में कुछ ना कुछ जरूर सीख कर यहाँ से जाएंगे। और हमारे मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच को लेकर बहुत सारे टीचर्स के मन में बहुत सारे क्वेश्चन थे। मुझे लगता है हमारे काफ़ी सारे डाउट्स आज सर ने क्लियर कर दिए हैं। सर ने ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज, ज्ञान का उत्पादन, बहुत सारी बातें हमें बताई, नॉलेज इकोनॉमी की बात की। और सबसे अच्छी बात, no sense is the wider purpose of humanity and no research is much better than bad research. I think ये सबसे बड़ी बात है कि no research is much better than bad research. ये रिसर्च स्कॉलर्स के लिए और रिसर्च करवाने वाले टीचर्स के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। आगे अब मैं सर को एक बार पुनः मंच पर आमंत्रित करूंगी और डीन रिसर्च, डीन ह्यूमैनिटीज और डॉक्टर इंदु नवानी मैम से अनुरोध करती हूँ कि आप मंच पर आएं और सर को शॉल, मोमेंटो और पांड्या जी का साहित्य भेंट देने की कृपा करें। तालियों के साथ सर का स्वागत करें। फोटोग्राफ जरूर भेजना, ठीक है? प्लीज तालियां बजती रहें।
विचार व्यक्त करें और सर का वोट ऑफ थैंक्स करें। प्लीज सर। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हम सभी का जीवन सफल हो, स्वस्थ हो, सुरक्षित हो, यही कामना करता हूँ। सभागार में उपस्थित गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज सतपुली पौड़ी गढ़वाल के प्रधानाचार्य प्रोफेसर संजय कुमार जी का हृदय की गहराइयों से स्वागत, आभार, अभिनंदन। विश्वविद्यालय के सभी विभागों के विभागाध्यक्ष और प्यारे छात्र छात्राओं, आपका भी स्वागत। आपने पूरी तन्मयता के साथ 2 घंटे से अधिक समय दिया और मैं आशा करता हूं कि सर का उद्बोधन टीचिंग और रिसर्च से स्टार्ट होकर के पुनः उसी बिंदु पे समाप्त हुआ, जो कि हमारा भी लक्ष्य था कि हम जो है शुरू करें अध्यापक से और छात्र के साथ उसकी पूर्णता हो। वही भी बात सर ने टीचिंग और रिसर्च की थी और लास्ट में एक बच्चे ने ही उस प्रश्न को पकड़ा था। तो आप सब लोगों ने जो सबसे इस 2 घंटे का टाइम का सबसे मूल्यवान, जो सबसे कीमती शब्द था, वो एक था टीचिंग और रिसर्च। इसके इतर कुछ भी नहीं है। एज ए टीचर, एज ए स्टूडेंट, एज ए ह्यूमन बीइंग, शिक्षण औपचारिक हो या अनौपचारिक हो या निरौपचारिक हो, 3 ही एजेंसीज होती हैं, फॉर्मल, इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल। और टीचिंग जो है वो चलती है। हम प्रोफेशनल लाइफ में हैं, हम फैमिली लाइफ में हैं, हम सोशल लाइफ में हैं, हम कहीं भी हैं, हमारी टीचिंग चलती है। और अगर उस टीचिंग के साथ में रिसर्च इन्वॉल्व नहीं है तो वो टीचिंग नहीं है, फिर उसे शुद्ध हिंदी शब्दों में बकवास कहा जाता है। एक टीचर को रिसर्च के साथ रहना पड़ेगा। जो सर ने बात कही, मैं क्लास में गया, मैं अपना 5 साल पुराने ही नोट्स को या 7 साल पुराने, 1 साल पुराने नोट्स को ही कर रहा हूँ, कोई फायदा नहीं है। मैं हमेशा स्टूडेंट के साथ भी बात शेयर करता हूँ कि कोई फायदा नहीं है। एक सामान्य सी युक्ति है कि जो है पढ़े हुए हैं लेकिन गुने हुए नहीं है। मतलब क्या है? इंफॉर्मेशन है और उसी इंफॉर्मेशन को हम नॉलेज समझ लेते हैं, क्योंकि गुणे हुए नहीं है ना, हमने कैलकुलेट नहीं किया, हमने सर्च नहीं किया, हमने उसके फैक्ट नहीं जाने। यही रिसर्च का काम है और टीचिंग में ये होना बहुत जरूरी है। जो कंटेंट कल किसी XYZ ऑथर ने लिखा था, आज वो एज इट इज होगा नहीं। उसके लिखने के समय पे उसका माइंड ऑफ थॉट अलग था, उसकी सीक्वेंसेस अलग थी, वो किसी और अलग एटमॉस्फेयर में लिख रहा था और मैं एक अलग एटमॉस्फेयर में पढ़ा रहा हूँ। अगर मैं संस्कृत का अभिज्ञान शाकुंतलम या कुमार संभव को, कालिदास के श्लोकों को उसी रूप में ग्रहण करता हूँ तो मेरी मूर्खता होगी, क्योंकि कालिदास ने जिस समय अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभव, रघुवंश महाकाव्य की रचना की थी, जिस एटमॉस्फेयर में, जिस एनवायरनमेंट में, जिस स्पिरिचुअल कॉन्टेक्स्ट में की थी, वो अलग था। मैं उसे आज भी चाहूँ अप्लाई करने का, बेवकूफी है। मुझे रिसर्च करना पड़ेगा कि आज उस साहित्य की आवश्यकता क्या है, क्यों है, किस लिए है, कितनी है। ये बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, क्यों, किस लिए, कहां, हर चीज में उठते हैं और वहीं से टीचिंग और रिसर्च का रिलेशन शुरू होता है। तो यहाँ से 2 घंटे में स्टूडेंट ने भी सीखा होगा कि जो है रिसर्च का स्टूडेंट के साथ क्या रिलेशन है, एज ए ह्यूमन बीइंग, टीचर के साथ क्या रिलेशन है, और मेन सीधा सा रिलेशन है कि अप टू डेट। जब तक नॉलेज ट्रांसफॉर्मेशन का काम नहीं करेगा तो वो केवल इंफॉर्मेशन बनेगा। तो मैं आशा करता हूँ सर के इस कीमती उद्बोधन के लिए, सर ने अपना कीमती समय निकाला, उसके लिए भी मैं हृदय की गहराइयों से हिमालय विश्वविद्यालय परिवार की ओर से प्रोफेसर संजय कुमार जी का हार्दिक आभार, अभिनंदन, धन्यवाद करता हूं और आशा करता हूं कि आपका मार्गदर्शन, आपका
सहयोग हमें समय समय पे मिलता रहेगा। ये हमारी याचना भी है, ये हमारा आपसे अनुरोध भी है, क्योंकि हम अभी एक बाल्यावस्था में हैं। मैं हर समय जब हमारे यहाँ होता है तो मैं कहता हूँ कि हम अभी बाल्यावस्था में भी घुटनों के बल चल रहे हैं। तो आप जैसे अनुभवी लोगों का जो विभिन्न क्षेत्रों में सर के विषय में अभी डॉक्टर शिवानी ने बताया, और मैंने अभी 2 घंटे में फील किया कि आप केवल हिस्टोरियन कहना मेरे हिसाब से गलत है। सर का देखा मैं संस्कृत का विद्यार्थी हूँ, हिंदी का विद्यार्थी हूँ, यानी भाषा का हूँ। मैंने भी सोशियोलॉजी किया है, एमए हिस्ट्री किया, लेकिन जो है हिस्टोरियन की वजह मैंने देखा कि उनका अभिधा लक्षणा मूला व्यंजना भाषा का कमांड, या हिंदी या संस्कृत के छात्र हैं, अध्यापक भी हैं, कुछ छात्र भी होंगे। अभिधा लक्षणा और व्यंजना ये भाषा की शब्द की शक्तियां हैं। एक हिस्ट्री वाले अध्यापक को इसको भी पता है, उन्होंने शुरुआती संस्कृत से की, हिस्ट्री वाला वह संस्कृत में भी है। तो सब जो है पूर्ण रूप से जो अध्यापक की बात होती है कि अध्ययनशील हो, परिश्रमी हो, कर्तव्यनिष्ठ हो, वो सर के पास पूरा है। मैं आपके इस मार्गदर्शन के लिए हमेशा आपका आभारी रहूंगा। आशा करूंगा कि आप यथा समय जब भी आप पे होकर हरिद्वार की तरफ आप आएंगे तो आपका दर्शन, आपका सहयोग हमें मिलता रहेगा। पुनः मैं आपको हृदय की गहराइयों से आभार देता हूं, धन्यवाद करता हूं, और सभी अध्यापकों का, मेरे प्यारे छात्रों का आपका भी दिल की गहराइयों से धन्यवाद है। आपने भी कुछ सीखा ही होगा, ये मैं आशा करता हूँ। कि मेरा हमेशा एक ही सूत्र रहा है अपने जीवन में कि मैं आशा उम्मीद पे चलता हूँ कि अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ, मेरे मस्तिष्क में अगर 2 शब्द आए हैं तो मेरा जीवन धन्य हो गया है। और वही आशा मैं आप सबके लिए करता हूँ। सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। फोटो के लिए आ जाइएगा। कॉलेज में हूँ, वहाँ इतिहास नहीं है, उनको पढ़ने पढ़ाने का मौका नहीं मिलता। आज मैं मुश्किल से मिला था, इसलिए मैंने कहा कि आज जैसे वो आपको मैं दिलवा ही देता हूँ। और वहाँ से पूरी इतिहास नहीं सकता। हाँ जी, सभी लोग आइए, स्टूडेंट्स हाँ सब फोटो सब भेज देना, सब ठीक है। मेरे फोन से भी ले लो और अपने फोन से भी ले लेना। आ जाओ, कुछ आ जाओ, आ जाओ बच्चों की आप आ जाओ। आप तो नई रिसर्च स्कॉलर हैं हिस्ट्री की। थैंक यू। अभी ये छोड़िए सर, सब खोलना चाहिए सब ने, तो और यही होता है मालूम सारी संजय महाभारत को देखता रहा, अपने उसका कभी नाम ही नहीं आया।